में ये है कि सिरसारी का जो अभिलेख है उसके अनुसार एक मुगल जो शासक था जहांगीर उसके समकालीन था। ठीक है। और तुझुक के जहांगीरी में भी लिखा हुआ है ये कि मतलब ये पहला शासक था कि जो आगरा गया था। हाँ ठीक है। सर आवाज आ रही? हाँ आ रही आ रही आ रही आवाज। जहांगीर ने इस पर एक हाथी और एक घोड़ा भी दिया। ठीक है, कहाँ से पता चलता है हमें किस बुक से पता चलता है हमें कि इसको जो है आपका हाथी और घोड़ा दिया था? तुजू के जहांगीरी या फिर जहांगीर नामा भी कहते हैं इसको। ठीक है, जहांगीर नामा के अनुसार आपका जो है इस बंदे को किसको, श्याम शाह को या श्याम सिंह को जो है एक हाथी और एक घोड़ा उपहार में दिया था। ठीक है, और गढ़वाल का तुगलक भी कहते हैं। ठीक है। और इसके टाइम पे जो शंकर था उसने वास्तु शिरोमणि की रचना की थी। ठीक है, और इसके टाइम पे वो पुर्तगाली था एक एंटोनिया अंद्रादे। ठीक है, और अंतोनिया अंद्रादे आपका आया था। इसने अलकनंदा नदी में कूद कर अपनी जान। ये कि बस वो फिर मतलब हाँ ठीक है, जैसे आपका श्याम शाह में एक जो इम्पोर्टेंट चीज आती है, एक वो भी आती है कि दापा के क्षेत्र पे आपको पता है कि मानशाह के बाद दापा के क्षेत्र पे जो है पुनः कब्जा कर दिया था दापा के लोगों ने, और उन्होंने टैक्स देना मत कर दिया था। इसी कारण जो है फिर श्याम शाह ने दोबारा जो है क्या किया, हमला किया दापा पे और उनको कर देने के लिए विवश किया। ठीक है, जेसुइट पादरियों का तो आप दल बता दिया। ठीक है, कि जेसुइट पादरियों का दल आया, दुनिया अंतराधे हो गया। उसके बाद जो है आपका गढ़वाल के तुगलक की संख्या आपने दी थी। ठीक है, शंकर ने जो है एक पुस्तक लिखी थी इसके दरबार में जिसका नाम था वास्तु शिरोमणि। ठीक है, शंकर था आपका दरबारी कवि था जो उसके दरबार में इसने वास्तु शिरोमणि की रचना की थी और अलकनंदा नदी में कूद के इसने जान दी। और श्रीनगर में इसने जो है आपका एक जो है क्या है गार्डन बनवाया था, एक गार्डन बनाया था जिसका नाम क्या था, सामाशाही गार्डन था। ये मैंने आपको लिखाया नहीं होगा लेकिन इसके नाम से ही पता चल रहा है, सामा या श्यामा। ठीक है, तो सामाशाही गार्डन का जो है उसने क्या कराया था, निर्माण कराया था। अब आता हूँ मैं आपका अदिति, आप बताओ मेरे को महिपति शाह के बारे में फटाफट। थोड़ा सा ऐसे पूछना था पर जितना आता है। हाँ नहीं, जो बताओ पहले आप। तो इसने सबसे पहले तो तिरुमल चंद की हेल्प की थी। मतलब तिरुमल चंद की हेल्प किसके, जो श्याम शाह था उसके दरबार में रहती उसके टाइम पे। हाँ ठीक है, हाँ। और बात की फिर जब इसको जो मुगल जो था शाहजहां, उसने जिसको जब इनविटेशन दिया था उसका जो कोरोनेशन राज्य अभिषेक हो रहा था उसके टाइम पे तो उसको रिफ्यूज कर दिया था। ठीक है, तो और फिर उसके बाद में दापा रीजन्स पे भी काफी अटैक्स करे। और एक बार ये तो इसने डिफीट भी कर दिया था लोधी रिखोला और बर्तवाल ब्रदर्स की हेल्प से। गणपति कोई वो था। और बाकी इसने वाली प्रथा भी लाई थी, सूची रोटी प्रथा। हाँ सूची रोटी प्रथा, बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ ठीक है, और बाकी इसका त्रिवचन के साथ मैत्रीपूर्ण युद्ध भी हुआ था क्योंकि इसने सेंट जो साधु लोग थे उनको उसने मारा था, तो उससे वो करना चाहता था अपने आप को। जो नागा सेंट्स थे ना उनको मारा था। ठीक है, और फिर तो उसमें तो ये फिर हार गया था। इसके कुछ आपके सेनापति थे, ठीक है, जो आपके लीडर्स थे, उनके नाम बता सकते हो कौन कौन थे? ये पूछे जाते हैं इस एग्जाम में। इसके जो सेना नायक थे, हाँ जो हाँ लीडर्स थे इसके साथ जो, और माधव सिंह भंडारी और बनवारी लाल। हाँ बनवारी लाल या बनवारी दास, ठीक है, ये लोग थे। इसके बाद जो है मैंने कहा था कि एक बंदा था मोलाराम तोमर, और जो कुछ अनुश्रुतियां यानी जो पुरानी कहानियां हैं, ठीक है, लोगों के द्वारा उनमें इसको कुछ नाम दिए गए। वो नाम क्या क्या है? मोलाराम तोमर में इसको महाप्रचंड भुजदंड हाँ। और बाकी इसको गठबंधन भी बुलाए। और एक बंदा और है जिसको गठबंधन कहा जाता है, वो कौन है? मानशाह। क्यों कहा जाता है गठबंधन? इसको तो क्योंकि इसने जो जापा पे इसने काफी बार अटैक करे थे, तो उनकी जो इसने
प्राइड थी उसको खत्म किया था। हाँ, उनकी प्राइड खत्म की थी और अपने जो लोग थे लोगों की मदद की थी। ठीक है, कुछ चीजें ये थी आपकी। अब पूछो डाउट क्या है इसमें? सर जो इसके जो अलग-अलग वो कर जीते, हाँ, अलग-अलग हाँ, रीजन्स जो फोर्ट, भी हाँ, कास्ट थे, उनमें कन्फ्यूजन है। बताओ जैसे। अ, जैसे कि प्रथ्वी बुद्ध ने कौन सा रीजन जीता था? देखो, प्रथवाल ब्रदर्स ने जो जीता था वो दापा का एरिया जीता था। ठीक है, जो पहला आपका अटैक किया था इसने दापा के क्षेत्र पे, उसमें रिकुला लोधी और प्रथवाल ब्रदर्स गए थे, दापा के क्षेत्र को जीता। ठीक है, और दापा के क्षेत्र को जीतने के बाद इस बंदे ने जो दापा का एरिया था उस एरिया को प्रथवाल ब्रदर्स को दे दिया। ठीक है, जब प्रथवाल ब्रदर्स को ये एरिया दे दिया गया तो उसके बाद ये अपने उसमें लौट आया, श्रीनगर वापस आ गया। लेकिन श्रीनगर वापस आते ही वहां पे प्रथवाल ब्रदर्स की जो है क्या हो जाती है, हत्या कर दी जाती है। प्रथवाल ब्रदर्स को मार दिया जाता है दापा के लोगों के द्वारा। ठीक है, दापा का जो नेक्स्ट शासक जो रूलर बनने वाला था उसके द्वारा जो है आपका क्या कर दिया जाता है, अटैक कर दिया जाता है। कुल मिला के ये समझ लो कि इसने जीता और जीत के बाद जैसे ही ये वापस पहुंचता है वैसे ही इसकी फिर से हार होती है, क्योंकि इसके जो सेना नायक थे वो प्रथवाल ब्रदर्स थे, उनको मार दिया गया। अब इसने दापा पे दोबारा अटैक किया। ठीक है, अब जब दावा में दोबारा अटैक करेगा तो उसमें माधो सिंह भंडारी, आपका रिकोला लोधी और बनवारी लाल या बनवारी दास जैसे लोग जाएंगे और ये आपके क्या करेंगे, उस क्षेत्र को दोबारा जीतने का काम करेंगे। एक तो ये सेक्शन हो गया। ठीक है, ये सेक्शन आपका बस नेटवर्क हाँ हॉटस्पॉट क्या है पासवर्ड और एक मैंने शायद आपको विशहर बताया होगा। ठीक है, तो विशहर का जो क्षेत्र है आपका, विशहर के बारे में एक्चुअल कंडीशन पता ही नहीं चलती कि विशहर क्षेत्र कौन सा था, लेकिन जो सिपरसाट डबराल है या फिर आपका जो यशवंत सिंह कटोच है, ये इस विशहर को विशहर या रामपुर कहता है। और ये कहता है कि जब इसने अपनी जो वेस्टर्न जो सीमा थी, यानी जो पश्चिमी सीमा थी, इस पश्चिमी सीमा की तरफ इसने बढ़ने की कोशिश की सतलज नदी तक, तो उस क्षेत्र में कोई विशहर था और उस विशहर के क्षेत्र में आपका माधो सिंह भंडारी ने जीत आपकी की थी। तो ये विशहर जो है आपका किस तरफ है, आपका वेस्टर्न रीजन, वेस्ट की तरफ है, या ईस्ट वेस्ट का सेक्शन जो है वेस्ट और ईस्ट नॉर्थ का, सॉरी वेस्ट और नॉर्थ का जो रीजन है उस रीजन की ये बात कर रहा है। तो एक सेक्शन ये हो गया आपका वेस्ट और कौन सा, नॉर्थ वाला। एक हमने नॉर्थ वाला डिस्कस कर लिया। साउथ वाला मैंने आपको बता दिया रिकुला लोधी का। एक आका काकुआ मोड़ मोड़ का युद्ध है, काकुआ मोड़ का युद्ध है। ये काकुआ मोड़ का युद्ध जो है इसके बारे में भी ज्यादा हमें कुछ नहीं मिलता। इसके बारे में केवल ये कहा जाता है कि ये आपका कौन था ईस्टर्न रीजन था। ठीक है, ईस्ट की तरफ कहीं कोई गढ़ था जिसको काकुआ मोड़ कहते थे। उस काकुआ मोड़ के युद्ध में जो है आपका बनवारी दास जो इसका सेनापति था उसकी मौत हो गई थी। बाकी आपने कोसी नदी के बारे में बता दिया, बाकी आपने गर्भ भंजन भी बता दिया और मौलाराम तोमर भी बता दिया। और कोई डाउट इसके अलावा? नहीं सर, ठीक है। हाँ चलो, अब आते हैं हम तृप्ति। तृप्ति आप बताओ, तृप्ति माधो सिंह भंडारी तुम्हारे गांव का है, फटाफट। तृप्ति लाइन में हो? हाँ जल्दी जल्दी, एक बार में माइक ऑन कर लिया। आप बताओ, फटाफट बताओ। सर माधो सिंह भंडारी मतलब सेनापति थे वहीं पर साथ, और इसका मतलब यहाँ पे रघुनाथ मंदिर है जो उदयप्रयाग में, वहाँ पे वो भी मिलता है ताम्र। ताम्र, ताम्र, हाँ ताम्र, यही चीज ध्यान रखनी है। ताम्र नहीं है आपका, सिल्वर है। ठीक है, चांदी का आपका इंस्क्रिप्शन है उसका। ठीक है, चांदी की प्लेट। हाँ, और मतलब इन्होंने मतलब इन्होंने अपने पुत्र की बलि दी थी, जिनकी वजह से इनको वो बोलते हैं गर्भ भंजक बोलते गर्भ पीएच है। ठीक है, गर्भ भंजक कहते हैं या माधव सिंह मलेथा भी कहते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि मलेथा गांव से रिलेटेड थे। अब मेरे को ये बताओ कि रघुनाथ मंदिर में जो ये रजत लेख लिखा है, रजत पत्र जो है आपका इंस्क्रिप्शन है, इसमें जो है किस किस का नाम है?
सर इसमें इनके जो वो है बेटे जगह सिंह और इनकी पत्नी बौराणी मथुरा। मथुरा बौराणी। अब यहाँ पे ऑप्शन में एक मथुरा बौराणी के साथ एक रानी बौराणी भी आ सकता है, ठीक है, तो ध्यान रखना ये नाम मत भूलना, क्योंकि रानी बौराणी, मानी कंपानी, ये गढ़वाल में बहुत गाने बजते हैं, तो ये ध्यान रखना कि मेरा जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन में जो है मैं ऐसे ही नाम दूंगा जैसे मथुरा बौराणी के, तो इसमें विशेष ध्यान देना है। और कौन था? और सर इनका वो था कौशल अमर सिंह भंडारी का। अमर सिंह, हाँ, अमर सिंह भंडारी का नाम हमें मिलता है यहाँ पे, ठीक है, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। बाकी मैंने लास्ट आपको बताया था कि हीरोइक जो आपके टेल्स हैं, हीरोइक जो सॉन्ग है, हीरोइक जो सागाज हैं, वो आपके प्रचलित हैं गढ़वाल के क्षेत्र में, चाहे वो किसके हो, माधो सिंह भंडारी के हो, चाहे वो विखोलाल लोधी के हो, या फिर आपके बनवारी दास के हों, या फिर आपके प्रथवाल ब्रदर्स के, ठीक है। ये जब आप टिहरी में जाते हो, टिहरी रियासत जाते हो और टिहरी रियासत को पार करते हो आप घनसाली की तरफ जाते हो, तो घनसाली के क्षेत्र में एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम है आपका ठेला और पट्टी का नाम है नैलचामी, यानी नैलचामी पट्टी का जो ठेला गांव है, उस ठेला गांव में एक आपका मेला लगता है, ठीक है। मैंने टिहरी डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को पढ़ा रखा है, तो आप ही बताओ मेरे को कि नैलचामी का जो ठेला गांव है, उस ठेला गांव में एक कौथिग लगता है, एक मेला लगता है, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, और उस मेले में एक नृत्य किया जाता है, बता सकते हो कौन सा? मैंने आपको जो पीडीएफ भेजा उस पीडीएफ में लिखा है, वो एक लाइन में लिखा, बता सकते हो? रणभूत कौथिग, ठीक है, या रणभूत नृत्य, ठीक है, तो ये रणभूत वो आते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, जो भी आपके सेनापति हैं या सेना नायक हैं, इनकी आत्माएं बताते हैं कि अवतरित होती हैं उन लोगों पर, और ये लोग तलवारों के साथ क्या करते हैं, वहां पे जो है डांस करते हैं, तलवारों के साथ युद्ध करने की जो आपकी टेक्निक है उसमें उसी की तरह जो है तलवारें घुमाते हैं अपनी। तो ध्यान रखना आपका, माधो सिंह भंडारी हो चाहे आपका कोई भी हो, ये जितनी भी आपके भड़ आए या पवाड़े आए, जिनके भी आए, इनसे रिलेटेड आपका एक नृत्य होगा उत्तराखंड के टिहरी डिस्ट्रिक्ट के नैलचामी पट्टी के ठेला गांव में, सुनो, ठेला गांव में, जहाँ पे आपका रणभूत कौथिग, कौथिग का मतलब होता है मेला होगा, और उस मेले में जो है आपका रणभूत नृत्य, यानी आपका एक फोक आपका डांस है वो किया जाएगा, ठीक है। इसको भूत नृत्य, भूत नृत्य, भूत डांस भी कहते हैं, भूत फोक है, जिसमें जो है लोगों के शरीर में जो है इन बताया जाता है कि ये टिहरी रियासत के या टिहरी के जो आपके क्या थे, भड़ थे या वीर जो लोग थे, उनकी आत्माएं अवतरित होती हैं, आत्माएं घुस जाती हैं, और वो आपका तलवार के माध्यम से क्या करते हैं, तरह तरह के करतब दिखाने का काम करते हैं, ठीक है। तो रणभूत कौतिक या रणभूत जो आपका नृत्य है, वो रणभूत नृत्य भी आपका इन्हीं से रिलेटेड है, ठीक है। मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट पे, और मैं बच्चे का नाम देता हूँ, और रुको है, अदिति हो गई, तृप्ति हो गई, रश्मि कुपियाल और विवेक राणा तैयार रहे। मेरे को पहले विवेक बताएगा, विवेक आप बताओ क्या जानते हो, इसके बाद जो है नेक्स्ट शासक कौन बना और उसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो बता दो फटाफट। सबसे बाद छत्रपति साहब था, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ये संरक्षा कर्णावती बनी थी। कॉपी से पढ़ के तो नहीं बोल रहे ना तुम लोग? हाँ ठीक है, कर्णावती के समय नागा के सेनापति नवाज नागा हमला हुआ था, नवाज था वो हराया था इसने, कर्णावती ने। और इसमें सर मनुज की स्टोरी द मुगार और उमरा में वर्णन हुआ है सर। हाँ ठीक है, और मारिया था। अच्छा चलो मेरे को ये ठीक है, रुको, अब मेरे को ये बताओ कि एक शासक और था जिसने इस पे हमला किया था उसी दौर में, लगभग 1635 में, आपका सिरमौर का शासक था, नाम बता सकते हो कौन था? सिरमौर का? हाँ सिरमौर का, स्लाइड में घुमाना इधर पर, नहीं पता है, पता है मानधाता प्रकाश, ठीक है, मानधाता प्रकाश था जिसने जो है आपका क्या किया था, हमला किया था। अब आ रहा हूँ मैं राहुल पे, राहुल आप बताओ, थोड़ा टाइम लगेगा, 10-15 मिनट ज्यादा लगेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आपका रिवीजन होगी, कम से कम आपको याद तो रहेगा। राहुल आप अपना माइक ऑन करें, जिस बंदे का हो गया वो अपना माइक ऑन कर दें। राहुल आप बताओ मेरे को कि अब जो है इस बंदे ने बता दें कि 1635 में आपका कर्णावती जो है आपका शाहजहां के साथ, ठीक है, और जो आपका मानधाता प्रकाश था, उस मानधाता प्रकाश के साथ, या फिर आपका जो सेनापति था इसका और क्या नाम है इसका, शाहजहां का, उसके साथ आपका युद्ध लड़ा नवाजत खान के साथ, और अपना क्षेत्र जो है पूरी तरह से जो है कहीं ना कहीं जो है क्या
उसको मतलब उस एक बहुत बुरा युद्ध हुआ और उस बुरे युद्ध में जो आपका नवाजुद्दीन खान और मुगल सेनानायक जो आपका शाहजहां था उसको हारना पड़ा और इसी वजह से जो है आपका इस लेडी ने जिसका नाम कर्णावती है, इस लेडी कर्णावती ने क्या कर दिया, वहां पे मुगल सैनिकों की नाकें कटवा दी और नाकें कटवाने के कारण इसका नाम जो है रानी कर्णावती यानी नकटी रानी के नाम से भी जाना गया। ठीक है, अब नकटी रानी ने जो है देहरादून के क्षेत्र में जो आपको पता है कि एक नहर का निर्माण कराया था जिसको हम राजपूत नहर या राजपूत कैनल कहते हैं और आपका देहरादून में करणपुर को आपका बसाया था। ये आपकी दो चीजें थी, ये मैं बता चुका हूँ। इसके बाद बताओ मेरे को 1646 1640 से क्या हुआ? जी सर 1640 में 1640 में सर पृथ्वीपति शाह का जो ये है राजअभिषेक होता है। पेज कौन पलट रहा है? पेज मत पलटो आगे। ठीक है, 1640 में पृथ्वीपति शाह का जब राजअभिषेक होता तो उस वक्त शाहजहां अपने एक दूत को इनके पास भेजते हैं को लेके, ठीक है, गिफ्ट लेके भेजता है, लेकिन वो क्या कर देता है, उसको बेइज्जत कर देता है और उसे बेइज्जत करके वापस भेजता है। ठीक है जी सर। उसके बाद मुगल शासक जो शाहजहां है फिर से इन पे आक्रमण करने की योजना बनाते हैं। ठीक है, और इनके जो मनसबदार थे खलीलुल्लाह खान, हाँ ठीक है, उसके नेतृत्व में 1654-55 मतलब ये है 55-16 का, ये 1654-54 का लास्ट का दौर है और 55 में और उसके बाद 56 में भी हमला होता है। 56 का हमला मैंने आपको बताया नहीं होगा, 56 में भी लूटपाट होती है खलीलुल्लाह के द्वारा। ठीक है, तो 1654-55 का युद्ध होगा खलीलुल्लाह खान के नेतृत्व में। फिर उसके बाद इसमें गढ़वाल पर आक्रमण करते हैं और उसमें चंद शासक जो थे वो इनका साथ देते हैं। कौन थे चंद शासक? बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद यानी बाज बहादुर। ठीक है, और जी सर। फिर उसके बाद लेकिन महिपति शाह इसमें वीरता का परिचय देते हैं। ये श्रीनगर तक नहीं पहुंच पाते हैं मुगल शासक देहरादून की घाटी में। हाँ, देहरादून में जो लूटपाट करके भाग जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट उसके बाद मुगलों का उत्तराधिकार का संघर्ष होता है। जी सर, उत्तराधिकार का युद्ध होता है 1658 में होता है। नहीं, 1658 में नहीं होता। देखो ऐसा होता है ना, मुगलों का जो उत्तराधिकार का संघर्ष होता है वो 1657 से स्टार्ट हो जाता है जब आपका शाहजहां काम लेट हो जाता है, लेट हो जाता है, आपका लेट जाता है मतलब बीमार पड़ जाता है और बीमार होने के बाद शाहजहां को बंदी बना दिया जाता है। ठीक है, वहां से शुरू होता है उत्तराधिकार का संघर्ष। ठीक है, जो आपका किसके लिए, आपका राजगद्दी के लिए हो रहा था, दिल्ली का जो साम्राज्य था उसको प्राप्त करने के लिए हो रहा था। उसमें जो आपके टोटल युद्ध होते हैं 5, बहादुरगढ़ का युद्ध होता है, सामूगढ़ी का युद्ध होता है, देवराय का युद्ध होता है, कई युद्ध होते हैं, 5 युद्ध होते हैं। उन 5 युद्धों में जो 4th युद्ध था वो था सामूगढ़ी का युद्ध जो 1658 में हुआ था। तो 57 से लेके 59 के बीच में आपके टोटल कितने युद्ध होते हैं, 5 युद्ध होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। हाँ, सामूगढ़ी का युद्ध हुआ। अब सामूगढ़ी के युद्ध से क्या हुआ, उत्तराखंड की राजनीति को क्या मिला, क्योंकि सामूगढ़ी उत्तराखंड में थोड़ी है। सर इसमें सुलेमान सिको उत्तराखंड के क्षेत्र में आता है। दारा सिको का पुत्र था। इस सर्वप्रथम चंद शासक बहादुर चंद के दरबार में जाता है लेकिन वो उसे शरण न दे के गढ़वाल के पवार वंशीय शासक पृथ्वीपति शाह के दरबार में भेज देता है। ठीक है, पृथ्वीपति शाह इसे शरण दे देते हैं। इसके साथ श्यामदास और हरदास भी थे। ये कौन थे? पेंटर। ठीक है, ये कहते हैं हाँ, मौलाना तोमर के वंशज हैं। ठीक है, वंशज हैं। मतलब कुल मिला के ये समझ लो आपका कि ये जो बंदे हैं ये पेंटर्स हैं आपके, जो किसके साथ आ रहे हैं, आपके मुगलों के साथ देहरादून यहाँ श्रीनगर के क्षेत्र में आ रहे हैं। तो उत्तराखंड में कहीं ना कहीं जो क्या किसकी एंट्री होने वाली है, पेंटिंग की एंट्री होने वाली है। तो उत्तराखंड में अगर चित्रकारिता का विकास, पेंटिंग का अगर विकास देखते हैं हम, तो इसी श्यामदास और हरदास तोमर जैसे लोगों ने किया था। और बाद में आप लोगों को इतिहास बताया कि उत्तराखंड का एक महान पेंटर जो मौलाना तोमर था वो निकल के आएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। देन उसके बाद लास्ट जो लाइन बताई थी मैंने वो बताई होगी आपको, पुत्र मेदिनी शाह का। जी, मेदिनी शाह इसका पुत्र एक षड्यंत्र के तहत औरंगजेब को ये सुलेमान सिको को सौंप देता है। और औरंगजेब क्या कर देता है, सुलेमान सिको की हत्या कर देता है। अब यहाँ पे जो है आपका एक सेक्शन हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था।
2 लाइनें मैंने आपको और बताई होंगी। इसमें एक मैंने कहा था कि देहरादून में पृथ्वीपुर नामक जो आपका नगर था, सिटी थी, उसको बसाने का काम किया था इस पृथ्वीपति शाह ने। पृथ्वीपति शाह के एक बेटे का नाम टोटल बताए थे कि इसके 8 से 9 बच्चे थे। हाँ, अजबू यानी अजबू कुंवर जो था, उस अजबू कुंवर ने अजबपुर की स्थापना की थी। अजबपुर जो आपका देहरादून है उसको बसाया था, आपका यहाँ तक हो गया था। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है आपका, उस नेक्स्ट सेक्शन में पकड़ना है अपने किसको, मेदिनी शाह को। ठीक है, अब मेदिनी शाह को लेकर थोड़ा लोच है इतिहासकारों में। लोच इन द सेंस की जैसे आपका शिव प्रसाद डबराल है, साथ बद्रीदत्त पांडे है, हरिकृष्ण तुरी है, कई ऐसे आपके इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने हिस्ट्री लिखते हुए देखा है कि जो ये मेदिनी शाह था, ये मेदिनी शाह शासक बना ही नहीं। क्यों? और इनका प्रमाणिक भी है, इनका तथ्य प्रमाणिक इसलिए है क्यों, क्योंकि देखो औरंगजेब था, औरंगजेब के दरबार के कुछ हमें एविडेंस मिले हैं। उन एविडेंसों में जो है एक आपका सूचना पत्र मिला, यानी एक इंफॉर्मेशन मिली है जिसमें जो है आपका औरंगजेब पृथ्वीपति शाह को एक लेटर भेज रहा है, और उस लेटर में आपका बताया जाता है कि 1661 में 1661 के अंत में आपका मेदिनी शाह की दिल्ली में मौत हो गई। ठीक है, ये आपका शिव प्रसाद डबराल भी कह रहा है, ये आपका ये भी कह रहा है, क्या नाम है इसका, यशवंत सिंह कटोच भी कह रहा है, और ये उत्तराखंड के बाकी इतिहास भी कह रहे हैं। लेकिन एक इतिहासकारों का धड़ा ऐसा है जो कहता है कि मेदिनी शाह की मौत नहीं हुई। ठीक है, उनका कहना है कि मेदिनी शाह की मौत नहीं हुई, और मेदिनी शाह जो है आपका जब इसको आपका सुलेमान शिकोह को किसको सौंप देता है, आपका औरंगजेब को सौंप देता है, तो औरंगजेब से उसकी दोस्ती होती है, और इस कारण इसका जो पिता था, जिसका नाम पृथ्वीपति शाह था, वो पृथ्वीपति शाह क्या करेगा, अब मेदिनी शाह को उत्तराधिकार से वंचित कर देगा। इसको जो है बोलेगा कि जा भाई, मैं तेरे को देश से क्या कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, मैं तेरे को उत्तराखंड से निकाल रहा हूँ, और तेरा अब इस राज्य पर कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, और अब जब उत्तराधिकारी नहीं रहेगा ये भाई साहब चले जाएंगे कहाँ, अकबर के पास, और अकबर के साथ दिल्ली में रहेंगे, और अकबर के साथ दिल्ली में रहते 1661 में 1661 में क्या हो जाएगी, इसकी मौत हो जाएगी। ये कहता है एक धड़ा। दूसरा धड़ा कहता है कि जब इसने औरंगजेब को आपका किसको सौंपा, सुलेमान शिकोह को सौंपा, तो उससे औरंगजेब इससे बहुत खुश हुआ, और इसी खुशी में औरंगजेब और इसने एक षड्यंत्र के तहत जो है पृथ्वीपति शाह को गद्दी से हटाया, और गद्दी से हटाने के बाद जो है ये बंदा जो है खुद शासक बन गया। कौन, मेदिनी शाह खुद शासक बन गया 1660 में। और 1660 में जब ये शासक बनता है तो उसके बाद जो है पिता तो था ही ऊपर से, तो ये प्रॉपर तरीके से अपना राज्याभिषेक नहीं करा पाता है, अपना जो है जो मुकुट होता है वो नहीं रख पाता है पूजा पाठ के साथ। तो बताया जाता है कि 64 में, कब 1664 में इसके पिता की मौत होगी, जिसका नाम क्या है, पृथ्वीपति शाह, तब राज्याभिषेक जिसको हम जो है क्या करते हैं, वो साइड में रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि पृथ्वीपति शाह की मौत तो 1667 में हुई है, तो इसीलिए जो कई इतिहासकारों का कहना है कि मेदिनी शाह शासक बना ही नहीं। तो हम क्या लेके चल रहे हैं, हम केवल जो है एक नोट डालेंगे इसमें पृथ्वीपति शाह के लास्ट में कि पृथ्वीपति शाह द्वारा मेदिनी शाह को तब उत्तराधिकार से वंचित कर दिया गया जब उसने क्या कर दिया था, आपका क्या नाम है उसका, सुलेमान शिकोह को किसको सौंप दिया, औरंगजेब को सौंप दिया। और इसी वजह से जो आपका फतेह शाह कहा गया, दिल्ली गया, और दिल्ली में रहते हुए उसने क्या कर दिया, अपने प्राण त्याग दिए। किसी बीमारी से वो मर गया, वो बीमारी कौन सी थी, क्या थी, वो हमें भी नहीं पता। ठीक है, अवसरवादी आपका व्यक्ति था, ये अवसरवादी शासक था जिसने देखो टाइम देखा अपना, और उस टाइम के अकॉर्डिंग उसने ये भी देख लिया कि अगर औरंगजेब उत्तराखंड पर हमला कर देता, गढ़वाल पर हमला कर देता, तो गढ़वाल का पंवार वंश समाप्त भी हो सकता था। तो ये शायद उसकी समझदारी भी थी। ठीक है, लेकिन पिता इस चीज को समझ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि पिता ने जिस बंदे को शरण दी थी वो उसकी रक्षा नहीं कर पाया, और इसी बात का पिता को दुख हुआ कि मेरे द्वारा शरण दिए गए बंदे को एक षड्यंत्र के तहत इसने सौंप कैसे दिया। तो ये आपकी एक कहानी हो गई। अब इस कहानी के साथ जो है आपका पृथ्वीपति शाह ने जब इस बंदे को जो है उत्तराधिकार से हटा दिया, इसको बोला कि तेरे को देश निकाला कर दिया मैं, तो यहाँ से निकल जा, तो अब इसने अपने पौत्र यानी अपने बेटे के पुत्र जिसका नाम था आपका क्या नाम है, फतेह शाह, उस फतेह शाह को क्या बना दिया, आपका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया कि मेरा जो नेक्स्ट उत्तराधिकारी होगा या मेरे बाद जो शासक बनेगा वो शासक कौन बनेगा, आपका फतेह शाह बनेगा। अब फतेह शाह की एंट्री होती है। अब फतेह शाह की जब एंट्री होगी तो फतेह शाह होगा छोटा। ठीक है, ये आपका अभी एडल्ट नहीं है।
तो एडल्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो आपका पृथ्वीपति शाही क्या करने वाला है, इसके ऊपर रूल करने वाला है, पृथ्वीपति शाही अपना शासन करने वाला है। ठीक है, तो पृथ्वीपति शाह जब शासन करेगा वो तो ठीक है, लेकिन इसी बीच में जो है अब तुम्हें पता होगा कि पृथ्वीपति शाह एक ऐसा शासक था जिसने जो है कई युद्ध लड़े थे, और ये इन युद्धों के छोटे से टाइम पीरियड में जो है इसने काफी कुछ आपका बदल दिया था। अब इसने क्या कर दिया, उत्तरकाशी का जो रवाई है, ठीक है, उत्तरकाशी का जो रवाई क्षेत्र है, उस रवाई क्षेत्र में एक गढ़ पड़ता है जिसका नाम है राजगढ़ी। क्या नाम है? राजगढ़ी। उस राजगढ़ी को उसने क्या कर दिया था, अपनी राजधानी के तौर पर विकसित किया। तो ध्यान रखना, ये राजधानी आपकी प्रॉपर राजधानी नहीं है, ये आपकी सेकेंडरी राजधानी है, यानी द्वितीयक राजधानी है, ताकि जो है आपका किस क्षेत्र को कवर कर सके, जो आपका यमुना नदी घाटी के पार का क्षेत्र है, सिरमौर का क्षेत्र है, उसको कवर कर सके। और वहां इसने अपने बेटे को बिठा दिया जिसका नाम था दिलीप शाह, या कई लोग उसको दलीप शाह भी कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपके पास स्लाइड ला रहा हूँ, आप कुछ नहीं करोगे इस स्लाइड में, आपको केवल इस स्लाइड में आपको इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना है, बाकी कुछ नहीं करना। ठीक है, बाकी जो बच्चे बचे हैं, जिन बच्चों को मैंने पूछ लिया है, मैं पहले बता रहा हूँ, जिन बच्चों को मैंने पूछ लिया, आज उनकी बारी निकल गई। उसके बाद जो कल का सेक्शन है, बचे हुए बच्चों से मैं कल का सेक्शन पूछने वाला हूँ, तो ध्यान रखें इस चीज का। ये बिल्कुल ना समझे कि आज मैं बच गया, मैं सबकी खिंचाई करूंगा अब से। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज मैंने जिन बच्चों से पूछा वो सब बच्चों ने जवाब दिया। ठीक है, लेकिन कुछ यहाँ पे हमारे क्लास में जो है कमजोर कड़ियां भी हैं। मैं देख रहा हूँ राहुल इम्प्रूव कर रहा है, ठीक है, मैं देख रहा हूँ आपका रश्मि कुबियाल भी इम्प्रूव कर रही है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, तो मैं खासकर उनको हिदायत दे रहा हूँ कि थोड़ा सा अपना इम्प्रूव करते रहे, लगातार रिविजन करते रहे। मैं बता रहा हूँ अभी आपको कुछ नहीं लगेगा, ये तब खराब लगेगा जब पेपर आएगा, पेपर में सर पेपर से निकल जाएगा। अभी तो तुम गालियां दोगे मुझे कि भाई जो है पता नहीं क्या समझ रहा है अपने आप को, हमें पूछता रहता है, बेइज्जत करता रहता है, भेज दे रहे हैं भाई चुपचाप पढ़ाई निकल ले। ठीक है, लेकिन मेरा मुद्दा वो नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। तो ये जो स्लाइड है आपकी, इस स्लाइड के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नीचे मैंने जो है आपका उत्तराधिकार के संघर्ष के साथ जो एक छोटी सी लाइन लिखी है, ताकि आपको याद रहे कि उत्तराधिकार के संघर्ष में जो युद्ध हुए थे वो कैसे हुए थे। ठीक है, इस स्लाइड को आप क्या ले रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। तो आपका मैंने ये सेक्शन में डिस्कस कर चुका हूँ कि पृथ्वीपति शाह द्वारा मेदिनी शाह को उत्तराधिकार से वंचित करके फतेह शाह को उत्तराधिकारी घोषित किया गया। अवसरवादी का आपका मेदिनी शाह औरंगजेब के दरबार में इसने शरण ले ली, और इसने शासन के सुविधार्थ मतलब किसको, क्षेत्र को, पश्चिमी क्षेत्र को जो है कंट्रोल करने के लिए द्वितीय राजधानी बना दिया था। किसको? रवाई की राजगढ़ी को, रवाई के क्षेत्र की राजगढ़ी को दिलीप शाह को वहां का प्रशासक बना दिया था। दिलीप शाह इसका बेटा हुआ करता था। नीचे लिखा है मैंने स्लाइड में उत्तराधिकार का संघर्ष, और इस उत्तराधिकार के संघर्ष में आप देख रहे हो कि 4 बेटे हैं किसके, शाहजहां के। ये 4 बेटे कौन कौन से? पहला बेटा शाहजहां हो गया, दूसरा औरंगजेब हो गया, शाह शुजा हो गया, और मुराद बख्श हो गया। ये 4 बेटे हैं, और इन 4 बेटों के बीच में 1667 से 1657 से 1657 से आपका उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू होगा क्राउन को लेके। ठीक है, और उसमें जो है आपका किसकी जीत होगी? औरंगजेब की जीत होगी। ये जो नीचे मैंने क्रम लिखा है, नीचे बहादुरपुर का युद्ध, उसके बाद धर्मत का युद्ध हुआ था, फिर खजुआ का युद्ध हुआ था, फिर आपका सामूगढ़ी का युद्ध हुआ, फिर देवराय का युद्ध हुआ। टोटल कितने हैं? 5 है। और ये युद्ध आपके इंडियन हिस्ट्री में कई बार आपके पुराने पेपर उठा के देखोगे तो इनका जो है सीरियल आता है। ये पूछ लेगा कि निम्नलिखित युद्धों का क्रम लगाइए। ठीक है, इनको सीरियली लगाइए कि किस किस तरह से ये युद्ध हुए। तो बहादुरपुर का युद्ध हुआ, धर्मत का युद्ध हुआ, खजुआ का युद्ध हुआ, सामूगढ़ी का युद्ध हुआ, देवराय का युद्ध हुआ, बिल्कुल क्रम से लगा हुआ है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो। सर, हाँ, जो पिता पृथ्वीपति शाह, यहाँ तक की कैपिटल हुई थी देवगढ़। नहीं, देवलगढ़ कहाँ? जब अजयपाल आया था, अजयपाल के दौर में देवलगढ़ नहीं है, अजयपाल ने श्रीनगर ले आई थी राजधानी। अब जो भी काम हो रहा है श्रीनगर से हो रहा है। अजयपाल का नाम सुना है ना? 30। हाँ, अभी तक श्रीनगर क्या है, श्रीनगर आ चुकी है, देवलगढ़ से श्रीनगर आ चुकी है राजधानी। वो कौन लाया था? अजयपाल लाया था। ठीक है, अजयपाल ने चांदपुर गढ़ी से देवलगढ़ लाया राजधानी। 6 साल आपकी कहाँ रही थी? देवलगढ़ रही थी। और 6 साल के बाद उसको लगा कि ये जगह ठीक नहीं है, हमें एक ऐसी जगह चाहिए जो प्लेन हो, जहाँ पे पानी की दिक्कत ना हो। तो उसको श्रीनगर नजदीक लगा, और इसी वजह से उसने 6 साल के बाद राजधानी श्रीनगर ले आया। और श्रीनगर से अब जो काम हो रहा है सारा श्रीनगर से हो रहा है। यानी अजयपाल के बाद जो भी घटनाएं होंगी, उन घटनाओं का आपका जो सेंटर बनने वाला है वो श्रीनगर बनने वाला है। तो श्रीनगर ही बना अभी तक। ठीक है, तो ये जो काम हो रहे हैं श्रीनगर से होता है। राजगढ़ी जो आपका क्षेत्र है, आपका रवाई का, उसको हम सेकेंडरी राजधानी कह रहे हैं। वो भी आपका शिव प्रसाद डबराल कहता है, और कौन कहता है? आपका यशवंत सिंह कटोच कहता है। राजगढ़ी को प्रॉपर राजधानी नहीं कहेंगे। आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, अगर उत्तराखंड का जिन बच्चों ने इतिहास पढ़ा होगा कभी नहीं पढ़ा होगा कि राजगढ़ी आपकी राजधानी थी। लेकिन राजगढ़ी को सेकेंडरी राजधानी के तौर पर बनाया इसने, ताकि जो है आपका कौन सा, जो आपका वेस्ट वाला जो क्षेत्र था, यमुना नदी के पार का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र को कंट्रोल कर सके। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सिरमौर के लुटेरे लगातार हमला करते थे उत्तराखंड के क्षेत्र पे। ठीक है, तो हम उस सेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब का जो सेक्शन है आपका,
और ये सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है, देख लो पहले बता रहा हूँ मैं आपको, इस सेक्शन को आप ही को डिस्कस करना है। आज की जो स्लाइड्स है हमारी, आज की स्लाइड्स में जनरली अगर देखा जाए, अगर आपने चंद्रवंश ढंग से पढ़ा होगा तो मैं ईमानदारी से बताऊं मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, जो करना है आपको करना है। अगर मैं टाइम पीरियड की बात करता हूँ तो देखो फतेह शाह, आपका पता है कि फतेह शाह जो है आपका किसका पौत्र था, आपका पृथ्वीपति शाह का पौत्र था, यानी पृथ्वीपति शाह के बेटे का बेटा था, ठीक है। और पीछे की घटनाओं में आप देख चुके हो कि फतेह शाह को जो है आपका शासक बनाया था उसके दादा ने, यानी इसका नाम था पृथ्वीपति शाह। अब छोटा था स्टार्टिंग में, तो छोटा जब था तो छोटा होने के कारण जो है इसको जो है कहीं ना कहीं क्या किया जाएगा, संरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। यानी पृथ्वीपति शाह खुद शासक बना रहेगा, लेकिन राजा इसने इसको किसको बना दिया, फतेह शाह को बना दिया। तो इसका भी जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन को मैं दो भागों में बांट रहा हूँ। और दो भाग कैसे हैं कि 64, जब आपका पृथ्वीपति शाह बूढ़ा हो गया, जब उसको लगा कि मैं अब जो है शासन नहीं कर पाता हूँ, तो उसने क्या कर दिया, फतेह शाह को एंट्री करवा दी शासन 64 में। तो फतेह शाह शासक बनेगा और फतेह शाह को 3 साल लगभग 64 से 67 तक ये जो है क्या करेगा, शासक बनाने के बाद उसका प्रतिनिधि बनेगा, यानी उसको क्या करेगा, उसके राजकाज का जो काम होगा वो इसका दादा करेगा। नाम किसका है, फतेह शाह का है, लेकिन काम कौन कर रहा है, पृथ्वीपति शाह कर रहा है। 67 से लेकर 1716 तक, 1667 से 1716 तक, 1716 तक आपका ये बंदा एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट शासक के रूप में काम करता है। और इस इंडिपेंडेंट शासक के जो है बहुत सारे काम भी निकल के आते हैं, बहुत सारे युद्ध भी निकल के आते हैं। ये एक ऐसा शासक था जिसने पंवार वंश को एक अलग दिशा दी। अलग दिशा कैसे दी, जिस प्रकार से आपका, आपने देखा होगा चंद वंश में एक सम्राट था जिसका नाम था रुद्रचंद, और उस रुद्रचंद का अगर आप दौर देखते हो तो उस रुद्रचंद के दौर में कुमाऊं के क्षेत्र में आपका संस्कृत का विकास किया गया था। उस रुद्रचंद के बारे में बताया जाता है कि वो खुद आपका एक बहुत अच्छा राइटर था, ठीक है। तो उसके दरबार में कई लोग आपके रहते थे। तो फतेह शाह भी उसी प्रकृति का एक व्यक्ति है जिसके दरबार में बहुत सारे लोग रहेंगे, ठीक है। ये विद्वानों को संरक्षण देगा और विद्वानों को संरक्षण देने के बाद अपनी प्रजा से प्रेम करेगा। कई किताबें लिखी जाएंगी इसके दरबार में, और उन दरबारों में दरबारी जो किताबें हैं उन किताबों में इस फतेह शाह की गाथा का वर्णन किया जाएगा। लेकिन देखो टाइम पीरियड देख लो इसका, 1667 से 1716 तक है, लंबा ड्यूरेशन है। लेकिन इस लंबे ड्यूरेशन में कई आपकी क्या है, घटनाएं भी होती है। अब इन घटनाओं में क्या क्या घटनाएं होती हैं, आप सभी लोगों को पता है कि अगर हम इसका टाइम पीरियड देखते हैं 1667 से लेकर 1716 तक, तो आपका कुमाऊं के क्षेत्र में कुछ शासक निकल के आते हैं, और वो शासक आपका है उद्धोतचंद, उसके बाद ज्ञानचंद सेकंड, और उसके बाद है जगतचंद आपका, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि फतेह शाह जो कि पंवार वंश का शासक था, इस फतेह शाह के समकालिक कौन कौन से चंद शासक थे, ठीक है। समकालिक हम क्यों याद कर रहे हैं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि जितने भी शासक हुए चंद के, इसके दौर में सबसे ज्यादा हमले हुए। तो उद्धोतचंद आपका एक समकालिक था, ज्ञानचंद सेकंड एक समकालिक था, और आपका जगतचंद आपका एक समकालिक था। तो 3 आपके चंद शासक थे जो इसके समकालिक होने वाले हैं। तीसरी घटना आपकी है आपका इसके अपोजिट, हमें देखना है दिल्ली को, कि दिल्ली में कौन था इसके साथ। तो ध्यान रखो दिल्ली में जो इसके साथ था, दिल्ली में था आपका औरंगजेब। आपका टाइम पीरियड दिख रहा होगा आपका, औरंगजेब जो है आपका 1707 तक काम करता है, तो 1707 तक आपका औरंगजेब रहेगा। तो कहीं ना कहीं औरंगजेब ही इसका समकालिक होने वाला है। तो पहला सेक्शन है आपका उद्धोतचंद के अभियान का। और अगर उद्धोतचंद के अभियान की मैं बात करता हूं, तो उद्धोतचंद के बारे में आप लोगों को, सभी लोगों को पता होगा। मैंने कल भी आप लोगों को कहा था कि कल का टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैं आपको पूछने वाला हूँ बहुत कुछ। तो मैं पूछ रहा हूँ अब आपका किससे, मैं आता हूँ पूजा पे। पूजा मेरे को ये बताओ उद्धोतचंद के बारे में फटाफट क्या जानते हो, फटाफट बताना। उद्धोतचंद, पूजा। हाँ सर उसने गढ़वाल में 2 बार आक्रमण किया। हाँ और सर नहीं, 2 बार इसलिए कह रही कि स्लाइड में लिखा है? हाँ 1679 में इसका सेनापति महसूस साहु मारा गया। ये तो आप तुक्के मार रहे हो बाबा जी, सिर्फ तुक्के मार रहे हो। और बताओ, चलो ठीक है मान लिया। और सर फिर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर फिर इसके शासनकाल में पंवार वंश मैदिनी शाह। देखो अब हाँ अब सुन लो, यही लाइन में लाना चाह रहा था। तो ये जो फैक्ट हमने गलत लिखा है वहां पर उसको सही कर देना आप लोग, ठीक है। इसको मैं सही कराऊंगा। हाँ चलो, और इसके बाद
सर इसका संचालन पवार शासक मैदानी शाह और डोटी शासक देवपाल ने 1680 में एक संधि की थी। हाँ, और उस संधि के तहत कहा था कि हम आपस में आक्रमण नहीं करेंगे और कुमाऊं का अपहरण करेंगे। ठीक है, हो गया। और ये तो चलो गढ़वाल से रिलेटेड बता दिया आपने। और क्या हुआ था उदोचन के शासनकाल के दौरान? कुछ आपके मंदिर बने थे, बता सकते हो कौन कौन से मंदिर बनाए उदोचन ने कुमाऊं के क्षेत्र में? देखो वहां से आपको उदोचन को याद करना पड़ेगा, ठीक है, पता होना चाहिए। हाँ बताओ कौन कौन से मंदिर बनाए थे? पूरा सुंदरी मंदिर का निर्माण किया। ठीक है, और उद्धोत चंद्रेश्वर, खुद इसके नाम से एक मंदिर है, उद्धोत चंद्रेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। उसके अलावा एक पार्वतेश्वर मंदिर का भी निर्माण करवाया था। कहाँ पे? अल्मोड़ा के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये वो बंदा है जिसने त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बनाया, ये वो बंदा है जिसने आपका उद्धोत चंद्रेश्वर मंदिर बनाया, ये वो बंदा है जिसने पार्वतेश्वर मंदिर बनाया था। ठीक है, आपका एक युद्ध हुआ था, खैरागढ़ी का युद्ध, आप सभी लोगों को पता होगा। खैरागढ़ी की संधि हुई थी, खैरागढ़ी का युद्ध हुआ था। बता सकते हो उस युद्ध के बारे में? क्या क्या पता है? खैरागढ़ी, अपना माइक ना स्टेबल रखो, एक माइक इधर है। हाँ बताओ नेक्स्ट। टीना हो गई, बोलो बोलो। रश्मि कुबियाल, आप माइक ऑफ कर दो, माइक ऑफ कर दो। रश्मि कुबियाल फटाफट। मैंने कल भी बोला था कि मैं पूछूंगा, ठीक है, आज का टॉपिक ऐसे जाने वाला है। सर ये 1688 में हुआ था खैरीगढ़ का युद्ध सर, उद्योगचंद के। जी सर, ठीक है। इसमें सर उद्योगचंद का जो सेनापति था हीरुदय, हाँ उसकी सर मौत हो गई थी। और उसके बाद सर 1696 में नहीं छोड़ो, खैरागढ़ी का युद्ध हुआ आपका 1688 में, खैरागढ़ी की संधि हुई, आपकी ट्रीटी हुई। इस ट्रीटी में क्या कहा गया था? खैरागढ़ी की ट्रीटी में, संधि में, खैरागढ़ी की ट्रीटी में उद्धोतचंद ने जब आपका खैरागढ़ी का क्षेत्र जीता तो देवपाल ने इसको टैक्स देना स्वीकार किया। देवपाल लगातार देवपाल के साथ संधि हुई थी जिसमें इन्होंने डुप्टी शासन द्वारा उद्योगचंद को कर देने का किया था सर। टैक्स इसके बाद और 96 में क्या हो गया? खैरागढ़ी की संधि का उल्लंघन हुआ और वहां पे जो है आपका कहीं ना कहीं जो है ये शासक आपका अपना खैरागढ़ी का क्षेत्र फिर जो है हार बैठा, यानी फतेह शाह क्या नाम है, उद्धोचंद की हार हुई थी 1996 में, सॉरी 1696 में। ये सेक्शन था, एक तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक गलती हुई है हमसे, इस गलती को सारे बच्चे कान खोल के सुन ले। जैसे अभी पूजा ने बताया, ठीक है, ये चीजें मैं आप ही से निकलवाना चाह रहा हूँ क्योंकि आपको याद है नहीं है, अच्छी बात है आपको याद है। देखो हमने मेदिनी शाह की मत करा दी 1661 में, करवा दी ना। तो जब मेदिनी शाह 1661 में मर गया तो मेदिनी शाह आपका कब नहीं आ सकता है? जब वो देवपाल के साथ आपका ट्रीटी करने वाला है। तो वहां पे आपका देवपाल ना, सॉरी मेदिनी शाह ना आके वहां पे फतेह शाह लिखोगे आप लोग। चंदों में सारे बच्चे ध्यान रखना, जो आपकी ट्रीटी कर रहे हो आप, एक ट्रीटी होने वाली है किसकी? देवपाल की किसके साथ होने वाली है? फतेह शाह के साथ वाली है। तो वहां पे आप फतेह शाह लिखोगे, मेदिनी शाह को काट दोगे। ठीक है, कई इतिहासकारों का कहना है, उनमें से जो उत्तराखंड के जो महान इतिहासकार है उनका धड़ा कहता है कि वो मर चुका था। तो अब आपको वहां पे मेदिनी शाह को काट के फतेह शाह करना है। सारे बच्चे ध्यान रखना, ठीक है। इस गलती को, ये गलती मैं कर चुका हूँ टाइपिंग के समय, तो आप लोग ये गलती नहीं करोगे। मेदिनी शाह हमने मार दिया है 61 में, अब हमने फतेह शाह के करवानी, संधि करवानी। तो उद्धोतचंद की अगर मैं बात करता हूँ तो उद्धोतचंद का जो टाइम पीरियड था वो टाइम पीरियड था 1678 से 1678 से लेके 1698 तक का। और उद्धोतचंद एक ऐसा शासक है जो फतेह शाह पे हमले करेगा। फतेह शाह पे हमले करते हुए उद्धोतचंद का जो पहला हमला होगा गढ़वाल के बधानगढ़ी के क्षेत्र में, लोहाबगढ़ी के क्षेत्र में, यानी कौन सा क्षेत्र है? पिंडर नदी घाटी का क्षेत्र है, यानी पिंडर वैली जो है, उस पिंडर वैली में उद्धोतचंद का जो पहला हमला होगा वो होगा 1678 में। 1678 में उद्धोतचंद का पहला हमला होता है, 1679 में उद्धोतचंद का दूसरा हमला होता है। ठीक है, आपका मैसी साहू की मौत हो जाती है इसमें, आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, आपका मैसी साहू उसका सेनापति था, उसकी मौत हो जाती है पहले हमले में। दूसरे हमले में दोबारा जब ये हमला करता है आपका बधानगढ़ी के क्षेत्र में, इसको लूटपाट करता है। ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि जब लगातार उत्तराखंड के क्षेत्र पे जो है आपके किस क्षेत्र पे, जम्मू के क्षेत्र पे जो है चंदों के हमले हो रहे हैं,
उद्योत चंद के हमले हो रहे हैं। तो अब ये पंवार जो शासक है जिसका नाम मैं फतेह शाह बता रहा हूँ, ये फतेह शाह जो है आपका किसके साथ, डोटी शासक जिसका नाम था देवपाल, चंदों में पढ़ चुके हैं हम, डोटी शासक देवपाल के साथ मिलेगा और डोटी शासक देवपाल के साथ मिलकर एक ट्रीटी करेंगे दोनों, और ये ट्रीटी होगी 1680 में। तो चंद शासक के विरुद्ध होगी एक संधि जिसमें देवपाल जो है आपका क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा फतेह शाह के साथ। यानी पंवार शासक और कौन, देवपाल यानी डोटी जो शासक है उसके बीच में एक ट्रीटी होने वाली है। उस ट्रीटी में ये डिसाइड करने वाले हैं कि अब हम एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे, हम जो है एक दूसरे पे हमले नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, दोनों मिलके क्या करेंगे, चंदों का सामना करेंगे। तो ये पहली बार आपका क्या हो रहा है, डोटियों का मिलाप हो रहा है किसके साथ, आपका पंवार वंश के शासकों के साथ, देवपाल के साथ। लेकिन जो ये ट्रीटी करते हैं 1680 की, ये ट्रीटी आपकी बस की और ट्रीटी बन के रह जाती है। क्यों, क्योंकि अब जब आपका ये किस पे हमला करता है, उद्योत चंद पे हमला करता है, तो उद्योत चंद इनको बुरी तरह से हरा देता है। बहुत सारे हमले होते हैं छोटे बड़े, कभी आपका उद्योत चंद जीता है, कभी फतेह शाह जीता है, ठीक है, लेकिन अंततः जो बड़ी जीत होती है वो किसकी होती है, उद्योत चंद की होती है। तो उद्योत चंद का जो पहला सेक्शन है आपका ये सेक्शन है कि आपका क्या हो गया, आपका देवपाल के साथ जो है आपकी फतेह शाह की एक संधि होगी, और उस संधि के तहत हम फतेह शाह उसके साथ उद्योत चंद के विरुद्ध जो है क्या करेंगे, एक हमला करने की योजना बनाएंगे। पहली घटना ये थी, ये चंदों में हम पढ़ चुके थे। इसके बाद जो शासक बना उसका नाम था ज्ञानचंद सेकंड, और ये ज्ञानचंद जो सेकंड है, ये ज्ञानचंद सेकंड बना था आपका शासक 1698 से लेके 1708 तक, यानी 1608 से 1698 से लेके 1708 तक आपका शासक रहा ज्ञानचंद। और ज्ञानचंद के बारे में अगर मैं बात करूं तो ज्ञानचंद ने अपने शासनकाल के दौरान जब ये शासक बना तो उसके शासक बनने के एक साल के बाद, यानी 98 में शासक बनता है, और ठीक उसके एक साल के बाद ये क्या कर देता है, आपका बधानगढ़ी के पिंडर नदी घाटी के क्षेत्र में अभियान करता है। अब जब बधानगढ़ी के क्षेत्र में ये अभियान करेगा तो आपका ज्ञानचंद, तो ज्ञानचंद के हमले के बाद आपका 1699 का जो हमला होगा, इस 1699 के हमले में बधानगढ़ी का जो आपका मंदिर है, नंदा देवी का जो मंदिर है, उस नंदा देवी के मंदिर से एक सोने की प्रतिमा, इसकी मां नंदा की आपकी, यानी गोल्ड की जो स्टैचू है मां नंदा की, उस मां नंदा के स्टैचू को ले जाएगा और अल्मोड़ा में स्थापित करेगा। तो ज्ञानचंद वो शासक है जो फतेह शाह के शासनकाल के दौरान 1699 में आपका हमला करेगा उत्तराखंड की पिंडर नदी घाटी के बधानगढ़ी के क्षेत्र पर, और यहाँ से क्या करेगा, नंदा देवी की मूर्ति को ले जाएगा अल्मोड़ा। ठीक है, इससे पहले भी आपकी जा चुकी थी पृथ्वीपति शाह के शासनकाल के दौरान। ठीक, तो एक घटना ये हो गई। फिर इसका जो है 1601 में दोबारा हमला होगा, मैंने लिखा नहीं है इसमें, 1601 में दोबारा हमला होगा, और 1601 में दोबारा पिंडर नदी घाटी के क्षेत्र को जीता जाएगा। ठीक है, पिंडर नदी घाटी के बाद जो है जो महत्वपूर्ण युद्ध, 1601 कहां से, 1601 1600 नहीं 1701, सॉरी 1701 सॉरी यार, ठीक है 1701। तो बधानगढ़ी का अभियान जो हुआ आपका पहला, वो 1699 में हुआ जिसमें नंदा देवी की मूर्ति चोरी गई। उसके बाद जो 1701 में आपका दूसरा अभियान होगा, फिर 1703 में होगा, 1707 में भी होगा, ठीक है, 1708 में भी होगा। तो कई हमले करता है आपका ज्ञानचंद। ठीक है, तो ज्ञानचंद ने की जो महत्वपूर्ण हमले है वो आपके दो हमले वो वाले हैं जिनमें ये क्या करता है, कुछ बड़े काम करता है। जैसे पहला आपका 1699 में नंदा देवी की मूर्ति का जाना, और दूसरा आपका दुधौली का युद्ध। दुधौली आपको पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत मेहल चौरी के पास आपका आता है, और इस दुधौली के युद्ध में बताया जाता है 1703 में आपका ज्ञानचंद को सपोर्ट मिला था, किसका, आपका औरंगजेब का। और औरंगजेब की सहायता से बताया जाता है कि ज्ञानचंद ने दुधौली के युद्ध में आपका किसको परास्त किया था, आपका इस फतेह शाह को परास्त कर लिया था। इसके अलावा दो तीन युद्ध और हैं इसके, 1705 का भी है, 1707 का भी है, ठीक है, जिसमें ये फिर बधानगढ़ी के क्षेत्र को लूटेगा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा हो जाएगा इसके लिए, फिर आप लोग कंफ्यूज रहोगे। तो एक सेक्शन ये हो गया। अब नेक्स्ट सेक्शन है आपका जगत चंद का, और जगत चंद का जो टाइम पीरियड निकल के आता है वो आता है 1708 से लेके 1708 से लेके 1720 तक का, 1720 तक का। और 1720 तक का जो ये दौर है, जगत चंद के बारे में आपको पता है कि जगत चंद ने भी शासक बनते ही अपने उसके ठीक एक साल के बाद जो है आपका उत्तराखंड पर अभियान किया, गढ़वाल के क्षेत्र का। तो कुल मिला के इन तीनों शासकों कॉमन देख रहे हो कि जब ये शासक बनेंगे, चाहे उद्योत चंद शासक बना होगा, तो उद्योत चंद ने शासक बनते ही उसके तुरंत बाद आपका क्या कर दिया, गढ़वाल पे हमला कर दिया।
लगभग एक साल का गैप दिया इन लोगों ने, ठीक है। उद्योत चंद ने जैसे 78 में स्टार्टिंग में शासक बनेगा तो 78 के 9 में जो है क्या कर देगा, हमला कर देगा। ज्ञानचंद भी देख लो आपका 98 में है, शासक बनता है, 99 में हमला कर रहा है। जगत चंद भी शासक बन रहा है आपका 1708 में और 1709 में हमला कर रहा है। तो इन्होंने शासक बनते ही अपना प्रथम वर्ष के दौरान जो है गढ़वाल के क्षेत्र पे हमले करे, पिंडर नदी घाटी के क्षेत्र पे हमले किए, ठीक है। जगत चंद के अगर अभियान देखें हम तो जगत चंद ने जो है कई बार हमले किए गढ़वाल के क्षेत्र पे, और इस जगत चंद ने लोहावगढ़ी का क्षेत्र जीता, इस जगत ने बदानगढ़ी का क्षेत्र जीता, इस जगत चंद ने अपने अभियान में श्रीनगर तक का क्षेत्र जीता। अभी तक वो शासक श्रीनगर नहीं पहुंच पा रहे थे। जगत चंद एक ऐसा शासक होने वाला है जो श्रीनगर पहुंचने वाला है, और जब श्रीनगर पहुंचेगा भाई ये, तो श्रीनगर पहुंचने के बाद जब एक किसको ढूंढेगा, फतेह शाह को ढूंढेगा, तो ये फतेह शाह यहाँ से भाग जाएगा रानीहाट की तरफ, यानी श्रीनगर के ठीक सामने आपका पड़ता है रानीहाट, और उस रानीहाट में छिपेगा। लेकिन रानीहाट में भी इसका पीछा किया जाता है और ये बंदा वहां से भाग के देहरादून की तरफ आ जाता है, तो जैसे तैसे अपनी जान बचाता है। अब जगत चंद श्रीनगर की जो आपकी जो एरिया था, श्रीनगर की जो लैंड थी, इस श्रीनगर की लैंड को उपहार के स्वरूप आपका गिफ्ट के तौर पे एक ब्राह्मण को दे देगा, और ब्राह्मण को देने के बाद यहाँ से लूटपाट करके चला जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के अगर मैं ओवरऑल इस स्क्रीन का या इस स्लाइड के बारे में अगर आपसे बात करूं, तो इस बंदे का जो दौर देख रहे हो आप, तो इस बंदे के दौर में आप देख रहे हो कि इसके लगभग जीवन के 30 से 35 साल जो है आपके केवल चंदों के साथ युद्धों में उलझने में ही आपके निकल गए, ठीक है। देख रहे हो आप पूरा टाइम पीरियड इसका जो है चंदों के साथ युद्ध में उलझ गया। उसके बावजूद शिव प्रसाद डबराल का कहना है कि ये वो शासक था जो चंदों ये पंवारों के महान शासकों में था। उसका कहना था कि आपका मानशाह और सॉरी अजयपाल मानशाह के पश्चात फतेह शाह इस राजवंश का तीसरा प्रतापी शासक था, तीसरा महान शासक था, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो है उद्योत चंद का हमला हो रहा है, ज्ञानचंद का हमला हो रहा है, जगत चंद का हमला हो रहा है, और जगत चंद के हमले के बाद जो 1709 की जो लूट थी, उस लूट के बाद, अच्छा एक चीज और बताना भूल गया मैं, आप लोगों को पता होगा कि जगत चंद तो वो शासक है जिसको यहाँ पे नंदा देवी की मूर्ति नहीं मिली थी। तो नंदा देवी की मूर्ति जब नहीं मिलती है, इसको तो क्या करता है, ये अल्मोड़ा में जाके आपकी सोने के जो कॉइन्स होते हैं, गोल्ड के जो कॉइन्स होते हैं, उनको पिघलवा कर क्या करता है, नंदा देवी की मूर्ति बनवाता है, ठीक है। ये चंदों का वो सेक्शन था, ये मैं बताना भूल गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है जगत चंद का। अब देखो जगत चंद के हमले के बाद ये फिर उठता है और आपका 1710 में यानी ठीक उसके एक साल के बाद कुमाऊं पे हमला करता है, और कुमाऊं पे हमला करेगा। तो कुमाऊं पे हमला करने के बाद जो है आपका क्या होगा, अब यहाँ पे जो है एक जो क्षेत्र है बैजनाथ, ठीक है, आपका जिसको हम गरुड़ भी कहते हैं, गरुड़ बैजनाथ, उस गरुड़ बैजनाथ के क्षेत्र को जीतेगा, ठीक है। कौन? यही आपका फतेह शाह। और गरुड़ बैजनाथ के क्षेत्र को जीतने के बाद वहां पे जो गढ़सार गांव था, उस गढ़सार गांव की जो लैंड थी, उस लैंड को बद्रीनाथ के मंदिर के निर्माण के लिए क्या कर देगा, दान देगा, ठीक है। बद्रीनाथ का जो मंदिर है, अब ये वो मंदिर मत समझना जो आपका जमुई जनपद में, बागेश्वर जनपद में भी बद्रीनाथ के छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर हैं, हर जगह बद्रीनाथ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तो बैजनाथ मंदिर में आपका बैजनाथ मंदिर में नहीं, बैजनाथ के क्षेत्र को जीतने के बाद 1710 में गढ़सार गांव की जो लैंड थी उसको बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए क्या कर देगा, दान में देगा, एक, ठीक है। उसके बाद है आपका देखो यहाँ पे एक शासक आ रहा है जिसका नाम है रुद्र प्रकाश। तो अब यहाँ से जो है आपका कहीं ना कहीं सिरमौर के शासकों की एंट्री भी होने जा रही है। देखो इसमें फैक्ट बहुत ज्यादा मैं पहले बता रहा हूँ। तो सिरमौर के शासक की जब एंट्री होती है, तो अब आपको पता है कि उत्तराखंड का जो आपका पश्चिमी क्षेत्र था, यानी देहरादून का जो क्षेत्र था, आपका कालसी का जो क्षेत्र था, विकासनगर का जो क्षेत्र था, सहारनपुर का जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र पे लगातार हमले होते थे सिरमौर के लुटेरों के, सिरमौर के शासकों के, जो यहाँ से लूटपाट करके चले जाते थे। तो अब ये फतेह शाह क्या करने वाला है, आपका सिरमौर का अभियान करने वाला है 1685 में, या 1600 चल रहा है, 1700 चल रहा है, 1600 चल रहा है, ठीक है। अभी तक हमने केवल उसकी घटना की ना, क्या नाम उसका, चंदों की घटना की। अब मैं चंदों से हटके आ रहा हूँ देहरादून की तरफ। तो सिरमौर का जो शासक है रुद्र प्रकाश, उस रुद्र प्रकाश पे हमला करेगा 1685 का। तो 1685 में जब हमला करेगा तो बैराटगढ़, आपका पता है कि बैराटगढ़ आपको पता है देहरादून का कौन सा इलाका है, चक्रोता का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में है बैराटगढ़। जौंटगढ़ जो था, जौंटगढ़ जानपुर के क्षेत्र को कहा जाता था, वर्तमान जौनपुर। और पोंटा तो आपको पता है, पोंटा साहब आपका गुरुद्वारा बहुत बड़ा, पोंटा का जो एरिया था उस एरिया को कैप्चर कर लेता है आपका ये बंदा, कौन बंदा, फतेह शाह।
तो फतेह शाह सिरमौर के शासक रुद्र प्रकाश को हराएगा 1685 में, और हराने के बाद बैराटगढ़, जौंटगढ़ और पोंटा पर अधिकार कर लेगा। ये हो गया एक सेक्शन। अब आप सभी लोगों को पता है कि ये चाहे बैराटगढ़ हो, चाहे पोंटा हो, चाहे जौंटगढ़ हो, ये क्षेत्र तो किसका था? आपका कहीं ना कहीं रुद्र प्रकाश का आ रहा था, सिरमौर के शासक का आ रहा था। तो अब सिरमौर के शासक का जो है इसके साथ क्या हो गया, एक मतभेद हो गया। इनके बीच में जो है आपका क्या हो गया, ड्रामा हो गया। और इस ड्रामे के तहत अब रुद्र प्रकाश का बेटा जो क्या करने वाला है, रुद्र प्रकाश का जो बेटा शासक बनने वाला है, वो अब क्या करने वाला है, अपने पिता की मदद करने वाला है। तो बताया जाता है कि यहाँ पे जो है इस रुद्र प्रकाश का जो बेटा था, जिसका नाम क्या था आपका, मेदिनी प्रकाश था, उस मेदिनी प्रकाश के द्वारा जो है आपका क्या किया जाता है, गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु थे, उस गुरु गोविंद सिंह को जो है पोंटा का क्षेत्र दे दिया जाता है। मतलब कुल मिला के बात यह गई कि क्षेत्र था किसका, आपका काजल का। ठीक है, काजल ने जो है क्या किया, काजल के उस क्षेत्र पे हमला कर दिया, किसने, अदिति ने, और अदिति ने उस क्षेत्र को कब्जा लिया। लेकिन काजल ने क्या कर दिया, एक गणित खेल दी कि काजल ने वो क्षेत्र किसको दे दिया, किसी तीसरे आदमी को दे दिया। लेकिन जीता किसने था, अदिति ने जीता था। तो अब यहाँ पे जो है फिर क्या हो गया, क्रॉस कनेक्शन हो गया। क्रॉस कनेक्शन कैसे हो गया कि जब सिरमौर के शासक ने आपका पोंटा का क्षेत्र किसको दे दिया, गुरु गोविंद सिंह को दे दिया, सिखों के 10वें गुरु को दे दिया, और कहा कि आप यहाँ पे क्या करो, गुरुद्वारे का निर्माण करो। तो उससे जो है आपका फतेह शाह नाराज हो गया। अब जब फतेह शाह नाराज होगा तो अब गुरु गोविंद सिंह का किसके साथ, आपका गुरु गोविंद सिंह का और फतेह शाह का एक युद्ध होगा, और ये युद्ध भी आपका कब होगा, 1685 में होगा। ध्यान रखना है कि फतेह शाह का गुरु गोविंद सिंह के साथ एक युद्ध हुआ था, जिसको कहते हैं भंगणी का युद्ध या भंगाणी का युद्ध। कई जगह इसको भेकंडी भी लिखा है, भेकंडी का युद्ध, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये भेकंडी का जो युद्ध है, ये युद्ध हुआ था पोंटा के पास। एक्चुअली पोंटा के थोड़ा आगे जाके एक जगह पड़ती है जिसको नाम भंगाणी है या भेकंडी है। उस भेकंडी में युद्ध हुआ था गुरु गोविंद सिंह का, जिसके साथ, फतेह शाह के साथ। जो ये युद्ध हुआ, इस युद्ध में कौन जीता कौन नहीं जीता, इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है हम लोगों को। लेकिन बताया जाता है कि इस युद्ध में चाहे गुरु गोविंद सिंह हो, चाहे फतेह शाह हो, इन लोगों ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। ठीक है, और बताया जाता है कि बाद में ये युद्ध जो है आपका बराबरी पे समाप्त हुआ। ठीक है, बराबरी पे समाप्त हुआ। और ये बात कौन कह रहा है, विचित्र नाटक कह रहा है। क्योंकि विचित्र नाटक क्या है, एक पुस्तक है जो कि गुरु गोविंद सिंह ने लिखी है। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह की एक पुस्तक है जिसका नाम है विचित्र नाटक। और इस विचित्र नाटक में गुरु गोविंद सिंह का कहना है कि मेरे मित्र कौन, फतेह शाह के द्वारा मेरे ऊपर क्यों हमला किया गया, इसके कारण मुझे भी पता नहीं है। क्यों, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह और आपका फतेह शाह की मित्रता थी। ठीक है, और उस मित्रता के कारण जो है बावजूद उसके युद्ध हो रहा है, तो इस चीज को आपका गोविंद सिंह समझ नहीं पाया, गुरु गोविंद सिंह समझ नहीं पाया, और उसने अपनी पुस्तक में ये चीज लिखी है, भंगणी का युद्ध। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भंगणी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो भंगणी का युद्ध या भेकंडी का युद्ध आपको गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के बीच हुआ था। और यहाँ पे जो है इसके बारे में जो स्पष्ट जानकारी हमें मिल रही है वो विचित्र नाटक से मिल रही है, और वो विचित्र नाटक किसने लिखा है, गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। यहाँ पे गुरु राम राय का देहरादून आगमन, और मैं पिछले स्लाइड पे आ रहा हूँ। देखो ये आपका उत्तराधिकार का संघर्ष है, और इस उत्तराधिकार के संघर्ष में आप देख रहे हो सामूगढ़ी का युद्ध। सामूगढ़ी का युद्ध जो हुआ था आपका 1668 में हुआ था, 1658 में हुआ था, 1658 में हुआ था। और इस युद्ध में मैंने कहा था आपको कि दारा शिकोह की हार हुई थी। ठीक है, यानी दारा शिकोह कौन था, आपका शाहजहां का बड़ा बेटा था, उसकी हार हुई थी, औरंगजेब की जीत हुई थी। और यहाँ से जो है इस युद्ध में आपको पता है कि एक सिख गुरु था सातवां, जिसका नाम था गुरु हर राय। केवल इसको सुनना है, ठीक है, क्योंकि हम उत्तराखंड का इतिहास पढ़ रहे हैं। मैं केवल आपकी कहानी का एंड ला रहा हूँ यहाँ पे कि क्या हुआ था। सामूगढ़ी का युद्ध में जो है आपका सिखों का जो सातवां गुरु था, जिसका नाम था गुरु हर राय, उस गुरु हर राय ने किसकी मदद की थी, दारा शिकोह की मदद की थी। अब जब दारा शिकोह की मदद हुई, उसके बाद जो है युद्ध के बाद औरंगजेब के द्वारा जो है आपको किसको बुलाया गया अपने दरबार में, गुरु हर राय को, सातवें गुरु को बुलाया गया। लेकिन गुरु हर राय खुद न जाके अपने बड़े पुत्र को भेज देता है, जिसका नाम था गुरु राम राय। अभी जब गुरु राम राय वहां जाएगा तो इसी बीच में जो है आपका गुरु राम राय का जो छोटा भाई था, ठीक है, जो छोटा भाई था जिसका नाम गुरु हरकिशन है, वो हरकिशन आपका क्या बनेगा, शासक बनेगा, गुरु बन जाएगा। यानी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, गुरु परंपरा का हनन हो रहा है। गुरु परंपरा कहती थी कि बड़ा बेटा गुरु बनेगा, लेकिन यहाँ पे बड़ा बेटा गुरु बन के छोटा बेटा गुरु बन गया।
अब जब छोटा बेटा गुरु बन गया तो अब हरिकिशन जब गुरु बन गया तो अब पिता पुत्र में क्या हो गया, मतभेद हो गया। यानी कौन सा पुत्र, जो आपका औरंगजेब के दरबार में चला गया, तो उनके बीच में मतभेद हो गया। ठीक है, दोनों भाइयों के बीच में मतभेद हो गया। तो गुरु परंपरा में आपका एक जो बंदा है जिसका नाम है गुरु गोविंद, जिसका नाम है इसका गुरु राम राय, उसका नाम नहीं आता है। सिखों के जो 10 गुरु हुए उनमें गुरु ये क्या नाम भूल जाता है यार इसका नाम, गुरु गोविंद, क्या नाम है इसका, हर्षिल। गुरु राम राय, गुरु राम राय का नाम, हाँ गुरु राम राय का नाम नहीं आता 10 गुरु की परंपरा में। अब इस गुरु राम राय के करीबी संबंध बनेंगे किसके साथ, औरंगजेब के साथ, और औरंगजेब के साथ जब करीबी संबंध बनेंगे तो कहीं ना कहीं भाई साहब की देहरादून में एंट्री होगी। ठीक है, आपने देखा कि 1703 का एक युद्ध हुआ था जिसको हम दुधौली का युद्ध कहते हैं, और उस दुधौली के युद्ध में जो है फतेह शाह की हार हुई थी। तो इस फतेह शाह की अगर मैं बात करता हूं तो दुधौली के युद्ध के बाद बताया जाता है कि इसके औरंगजेब के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बन गए थे, औरंगजेब के साथ इसकी दोस्ती हो गई थी, और ये दोस्ती फिर इसके जीवन के अंतिम काल तक चली। ठीक है, यही कारण था कि बाद में जो है आपका गुरु जो आपका राम राय था, उस गुरु राम राय की देहरादून में एंट्री होगी। और देहरादून में एंट्री होने से पहले ये श्रीनगर जाएगा, एक्चुअली देहरादून पहले नहीं आता, पहले श्रीनगर जाता है। 1675 में 1675 में ये श्रीनगर जाता है और श्रीनगर में फतेह शाह के दरबार में रहता है। और श्रीनगर में फतेह शाह के दरबार में रहते हुए ये उससे 3 गांव उपहार के स्वरूप प्रदान प्राप्त करता है। तो कई लोग ये कहते हैं कि ये जो आपके गांव देहरादून के मिले थे इसको, ये किससे मिले थे, तो आपका औरंगजेब से मिले थे। ठीक है, और कई लोग कहते हैं कि किससे मिले थे, आपके फतेह शाह से मिले थे। तो देखो आप कुल मिला के देख लो कि ये क्षेत्र तो पूरा गढ़वालियों का ही था, पंवार वंश के शासकों का ही था। अब पंवार वंश के शासक के संबंध किसके, औरंगजेब के साथ अच्छे हो गए। तो औरंगजेब के कहने पर जो है फतेह शाह ने इसको क्या कर दिए, कुछ गांव गिफ्ट में दे दिए थे। आपने नाम सुना होगा गांव का, अगर नहीं सुना होगा तो जैसे आपने खुड़बुड़ा का नाम सुना होगा, ठीक है, आपने चामासारी का नाम सुना होगा, ठीक है, आपने राजपुर का क्षेत्र है राजपुर का नाम सुना होगा। तो उसने इसको 3 गांव उपहार में दे दिए। गांव के नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुल मिला के क्या करना है, आपको देहरादून में एंट्री करा देनी है किसकी, गुरु राम राय की। गुरु राम राय की आपकी जो एंट्री होती है देहरादून में वो होती है 1600 उसमें सॉरी 7 क्या बोलते हैं उसको, 76 बिल्कुल सही कह रही हो, 76 हाँ प्रिंटिंग में गलती कर दी है मैंने। ठीक है, तो ये 1776 में आपका क्या होता है, आपका एंट्री होती है किसकी, आपकी देहरादून में गुरु राम राय की। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, और बच्चे परीक्षा वाले पढ़ के इसको 1699 कर देते हैं, बिल्कुल गलत है। तो गुरु राम राय की जो एंट्री है वो आपकी एंट्री होगी देहरादून में, और उस गुरु राम राय की जब देहरादून में एंट्री होगी 1776 में, 75 में कहा गया, श्रीनगर गया, 76 में कहा गया, देहरादून आया। और देहरादून में खुड़बुड़ा मोहल्ले में जब ये क्या करेगा, अपना डेरा डालेगा, यानी रात को विश्राम जहाँ पे करेंगे तो वहां पे जहाँ पे इनका झंडा लगेगा उसी को झंडे जी साहब कहा जाता है। और वहीं पे आपका एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा बना है मुगल शैली में। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, झंडे जी महाराज कहते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि उत्तराखंड में देहरादून में जो है मार्च के महीने में कौन सा मेला लगता है, झंडे का मेला लगता है। और इस झंडे के मेले में देखा होगा इस साल झंडा टूट गया था जिससे कई लोग घायल हो गए थे। ठीक है, तो गुरु राम राय के आपका जो जन्मदिन है उस जन्मदिन की खुशी में, गुरु राम राय के देहरादून आगमन की खुशी में जो है आपका झंडे का मेला देहरादून में मनाया जाता है। तो झंडे का मेला आपका शुरू हो गया देहरादून आगमन के साथ। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका स्पष्ट ध्यान रखो गया। इसके बाद जो है इस बंदे के बारे में कहा जाता है, इस फतेह के बारे में कहा जाता है कि ये फतेह शाह वो शासक था जिसका महान शासकों चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और अकबर के समान इसके दरबार में जो है आपके क्या कर रहे थे, आपके नवरत्न निवास कर रहे थे। यानी 9 लोग निवास करते थे। जैसे आपका कोई वास्तु शास्त्र से हो गया, कोई आपका क्या हो गया, आपका राइटर हो गया, कोई आपका सिंगर हो गया। तो बताया जाता है कि ये वो शासक है जिसके दरबार में नवरत्न निवास करते थे। तो नवरत्न किसके दरबार में निवास करते थे, अगर आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो तो उसमें अकबर भी नजर आता है आपको और चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य भी नजर आता है। ठीक है, अब ये नवरत्न याद करने की जरूरत नहीं है आपको, मैं सीधी सी बात बताऊं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ना इतिहास में इनका बहुत बड़ा रोल निकल के आता है, लेकिन एक लाइन हमें लिखी हुई मिलती है कि इसके दरबार में नवरत्नों का निवास हुआ करता था। आप लोगों ने देखा कि ये जो शासक है, इस शासक की जो काम है वो कहीं ना कहीं जो है किससे रिलेटेड है, आपके ये उनसे रिलेटेड है। ये जो सिख है, सिख जो है, सिख गुरु के साथ इसका युद्ध था, भंगड़ी का युद्ध, और सिख गुरु के साथ इसके क्या थे, आपके फ्रेंडशिप भी रही थी एक टाइप पे। ठीक है, तो बताया जाता है कि इस बंदे का एक चित्र प्राप्त हुआ है, हमें इसका एक पेंटिंग प्राप्त हुई है, और इस पेंटिंग में इसको
जो है जैसे शिवाजी आपका घोड़े पे बैठा हुआ हो, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जैसे घोड़े पे बैठा हो, बिल्कुल उसी मुद्रा में, बिल्कुल उसी कंडीशन में जो है घोड़े पर बैठे हुए इसके चित्र की एक प्राप्ति हुई। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस पंवार वंशीय शासक की शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह की भांति घोड़े पर बैठे हुए एक चित्र की प्राप्ति हुई है, एक पेंटिंग की प्राप्ति हुई है, तो वो कौन सा है आपका फतेह शाह। ठीक है, अगर इस फतेह शाह के बारे में कुछ पूछ रहा है और तो पूछ सकते हो आप। लास्ट में मैं केवल एक चीज बताऊंगा इसमें कि फतेह शाह को आपका डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल जिसने उत्तराखंड का इतिहास पुस्तक लिखी है, उस शिव प्रसाद डबराल के अनुसार मानशाह, अजयपाल के बाद उत्तराखंड के पंवार वंश का एक प्रतापी शासक था आपका फतेह शाह। ठीक है, तो 3 प्रतापी शासकों में इसको जो है जसवंत सिंह शिव प्रसाद डबराल ने जो है इसको स्थान दिया। ये आपका क्या था, ये फतेह शाह था। अब इस फतेह शाह की अगर मैं बात करता हूँ, अगर यहाँ से कोई सवाल है तो पूछ लो मुझसे, तो बाद में जो है हाँ इसको गढ़वाल का स्वर्णकाल भी कहते थे ना? हाँ बिल्कुल कहते हैं। देखो मैंने बताया ना कि ये वो बंदा है जिसके दरबार में नवरत्न निवास कर रहे हैं, तो नवरत्न क्यों निवास कर रहे हैं तुम खुद देख लो। ठीक है, वही उसी बंदे के दरबार में जो है नवरत्न निवास करेंगे, ज्योतिष उसके दरबार में निवास करेगा जहां उसको जो है क्या है सम्मान दिया जाएगा। ठीक है, आपके राइटर्स उस दरबार में निवास करेंगे जहां उनको सम्मान दिया जाएगा। ठीक है, तो तरह तरह के लोगों को उसने राजनीति में सम्मान दिया। ठीक है, अपनी प्रजा का विशेष ध्यान रखा। अपनी प्रजा के लिए देख लो आपका किससे लड़ रहा है। ठीक है, आप अपनी प्रजा के लिए जो है सिरमौर के शासकों से लड़ रहा है, अपनी प्रजा के लिए आपके चंदों से लड़ रहा है। चंद शासनकाल के 3 शासक आते हैं और उन 3 शासकों का जो है मान मर्दन करता है, उनके साथ जो है झगड़ा करता है, हार के बावजूद जो है फिर गरुड़ के क्षेत्र में जाता है और उस क्षेत्र को जीतता है। तो उसी अर्थों में इसको जो है गढ़वाल का स्वर्णकाल की संज्ञा भी दी जाती है। ठीक है, हाँ और कुछ इस स्लाइड में थोड़ा फैक्ट ज्यादा है, बताओ और बताओ। चलो आगे चलो, अरविंद, अदिति या फिर परिवर्तन का दौर, क्योंकि औरंगजेब मर जाते हैं 70 उसके बाद तो मुगल से खत्म होता है। हाँ, मुगलों का भी अस्तित्व खत्म हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ठीक है। तो अब आता हूँ इसके लिटरेचर। हाँ, तो अब आते हैं इसके लिटरेचर में। ठीक है, और इसके लिटरेचर में आपको ध्यान रखना है कि जिस प्रकार पंवारों चंदों में जो है आपका एक शासक था जिसका नाम था रुद्रचंद, उसी प्रकार की प्रवृत्ति का ये व्यक्ति था जो आपका बहुत आपका वीर भी था। आपने देख लिया इतने सारे युद्ध लड़े इसने। वो बंदा था जो आर्ट से प्यार करता था। ठीक है, जो लिटरेचर में क्या रखता था, रुचि रखता था, और लिटरेचर के कारण, लिटरेचर में रुचि रखने के कारण इसके दरबार में देखो कितने लोग आने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों को देखो फतेह शाहकरण एक पुस्तक है। ठीक है, ये जैसे श लिखा है ना, इसी तरह का शाह लिखना है। ठीक है, वो मत लिखना दूसरा वाला फतेह शाह वाला जो मैंने फतेह शाह में लिखा है वो मत लिखना, जो नीचे लिखा है मैंने दूसरे वाले में। ठीक है, वो मत लिखना। तो फतेह शाहकरण आपका लिखी थी जटाधर ने। ठीक है, इन किताबों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये किताबों को बिल्कुल याद रखना। थोड़ा कंफ्यूज जरूर करती है लेकिन याद रखनी है। फतेह शाहकरण जटाधर ने लिखी थी। फतेह प्रकाश आपका रतन कवि ने लिखी है। ठीक है, वृत्त विचार आपका सुखदेव मिश्र ने लिखी है। फतेह शाह यशो वर्णन आपका रामचंद्र ने लिखी है। वृत्त कौमुदी मतीराम ने लिखी है और रसराज मतीराम ने लिखी है। ये वही मतीराम है जो आपका उद्योतचंद के दरबार में निवास कर रहा था। ठीक है, तो वृत्त कौमुदी और मतीराम आप सॉरी रसराज आपकी किसने लिखी है, मतीराम ने लिखी है। और अगर मैं रसराज की बात करता हूँ तो रसराज आपकी जो बुक है वो मतीराम ने लिखी है मंगत राम के जीवन पर। ठीक है, मंगत राम क्या था, उत्तराखंड का एक आपका क्या था, पेंटर था। इस पेंटर के जीवन के पर आधारित आपकी रसराज, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, मौलाराम तोमर का डैड। ठीक है, उस मंगत राम के जीवन पर आधारित है आपकी ये पुस्तक, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो जब आपका मौलाराम का नाम आ गया तो अब इसके बाद जो है मौलाराम की भी एंट्री होने वाली है। ठीक है, तो मौलाराम की एंट्री भी यहीं से आपकी स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ से उत्तराखंड में चित्रकारिता का विकास भी आपका प्रारंभ हो जाएगा। तो ये था आपका फतेह शाह। बड़ी स्लाइड थी और बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, मैं पहले बता रहा हूँ। कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भेखंडी का युद्ध पूछा जाता है, देहरादून आगमन पूछा जाता है। उसके साथ साथ जो है आपको पता है कि आपकी एक संधि हुई थी जिसको हम क्या कहते हैं, जो टोटियों के साथ, नेपाल के साथ जो संधि हुई थी वो संधि पूछी जाती है। हाँ ठीक है, वो आपकी संधि पूछी जाती है। तो इन पे आपका विशेष ध्यान देना है। मैं पहले ही बता रहा हूँ फैक्ट ज्यादा है, तो इस स्लाइड को मैं दोबारा कल आपसे पूछूंगा, मैं ऐसे ही पूछूंगा जैसे आज पूछी है। जिन बच्चों को मैंने पूछा नहीं है वो विशेष ध्यान दें, इसका एक एक फैक्ट याद होना चाहिए, एक एक किताबें आपकी याद होनी चाहिए। ठीक है, मुझे ना 5 मिनट दो जरा, मैं
थोड़ा अपनी चाय मेरी ठंडी हो गई है, मैं चाय गर्म करके ला रहा हूँ। तब तक आप लोगों को कोई दिमाग में अगर डाउट आता है तो वो देख लो, नहीं तो आप एक काम करो, ये जो उपेंद्र शाह और मैंने प्रदीप शाह के बारे में लिखा है इसको ऐसी स्लाइड में देख लो, ठीक है? मेरे को 5 मिनट दो। हाँ जी, कुछ पूछना है? पीछे की स्लाइड से कुछ पूछना है, बताओ। सारे बना लेंगे? हाँ, आओ बढ़ो। मतलब सर जो पृथ्वीपति शाह था ना, हाँ, तो उसके टाइम पे जो वो मुगलों के आक्रमण होते हैं, तो वो तो ठीक है, पहले तो वो नवाजत शाह का होता है, फिर का होता है। हाँ, तो आपने बोला ना कि 56 में भी होता है, तो वो तो शायद कोई कासिम खां कुछ था, उसके वो करता है ना आक्रमण। कासिम खां करेगा आक्रमण, तभी तो कह रहा हूँ कि देखिए, जैसे हम इसकी बात करता हूँ, इस स्लाइड की बात करता हूँ, आपकी पीछे वाली स्लाइड है ये उद्धव चंद का, ठीक है? उद्धव चंद के जो अभियान हुए थे, ये 2 अभियान मैंने आपको क्यों लिखा है, जिनके बारे में बता रहा हूँ आपको कि ये 2 अभियान हुए, ये इंपॉर्टेंट थे इसलिए लिखे गए। इसके अलावा ये नहीं है कि इन्होंने जो है अभियान नहीं किए। मैंने बताया ना कि पिंडर नदी घाटी का क्षेत्र उत्तराखंड के अगर इतिहास में मैं पिंडर नदी घाटी के क्षेत्र को लूं, चाहे मैं लोहबा का क्षेत्र लूं, चाहे वो बधानगढ़ी का क्षेत्र लूं, चाहे वो गरुड़ बागेश्वर से होते हुए जब आप कहा आते हैं चमोली के क्षेत्र में आते हैं, उस क्षेत्र में लगातार हमले हुए। क्यों? क्योंकि इनका सीमा का विवाद था, इनका जो आपकी बाउंड्री थी, उस बाउंड्री को लेके विवाद था। तो कभी गढ़ से हम चाइना के साथ लड़ रहे हैं, ठीक है, जब जैसे हम पाकिस्तान के साथ लड़े, इनके लगातार हमले होते थे, अनगिनत, ठीक है? तो वो जो हमले हैं, उन हमलों को जो हम केवल जोड़ रहे हैं, उसी बंदे से जोड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, जैसे आप कह रहे हो ये वाला।
कि ये खलीलुल्लाह खां का, जो खलीलुल्लाह खां का नेतृत्व था आपका 1654 में, खलीलुल्लाह खां के नेतृत्व में 54-55 का जो हमला होता है, उसका 56 में जो हमला होगा उसमें कासिम खान जरूर आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं रोल उसमें खलीलुल्लाह खां का ही है। क्यों? क्योंकि खलीलुल्लाह खां एक बड़ा नाम हुआ करता था उस दौर में, ठीक है ना। जब गढ़वाल के क्षेत्र पे अधिकार होता है उसका, देहरादून की घाटी के क्षेत्र पे अधिकार होता है, तो उसको खिल्लत के रूप में जो है आपका जो शाहजहां था वो आपको बहुत कुछ देता है, ठीक है। अब ये अपने गुर्गे पे जगह यहाँ पे लूटपाट करने के लिए, वो छोटा आक्रमण था आपका, उस छोटे आक्रमण का उद्देश्य आपका शाहजहां का नहीं था, वो आक्रमण का जो उद्देश्य था वो इसके जो आपके मनसबदार थे उन मनसबदारों का अपनी जेबें भरने का। क्यों? क्योंकि देहरादून की घाटी आपको पता है, आज भी हम देखते हैं तो देहरादून आपका एक वेल डेवलप्ड शहर निकल के आता है। रीजन क्या है? खेती बाड़ी बहुत होती है, पैसा बहुत है लोगों के पास यहाँ पे, तो वो पैसा जो है इनको क्या करना था, आपका केवल उकेर रहा था, तो समय समय पर यहाँ पे लगातार हमले होते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप ना सारे युद्ध याद करोगे तो आप पगला जाओगे। बेटर है कि जो मोटा मोटा जो महत्वपूर्ण युद्ध है, जो हमें किससे जोड़ रहे हैं, जो हम केवल किससे जोड़ते हैं, जो हम शाहजहां से जोड़ते हैं, जो हम औरंगजेब से जोड़ते हैं, हम उन युद्धों को डायरेक्टली लिखते हैं। क्यों? क्योंकि इतिहास में ऐसे कई लोग निकल के आएंगे। अब देखना, आप जब मैं आपको जयकृत शाह पढ़ाऊंगा तो जयकृत शाह में देखना क्या क्या होने वाला है, ठीक है। बोलने के लिए जयकृत शाह ने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, लेकिन एक ऐसा बंदा था जो बेचारा जो है क्या था, किस्मत का धनी नहीं था, ठीक है। उसके दरबार में एक अच्छा प्रशासक होने के बावजूद जो है वो दर की ठोकरें खाते हुए जो है, लगा लो एक शासक जो देवप्रयाग में आके अपनी मौत को बुलावा दे रहा है, देवप्रयाग में आके मर रहा है, तो उसके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं होती है ये आपको पता चलेगा। तो वहां से भी हमने सारी घटनाएं थोड़ी उठानी, हमसे जो महत्वपूर्ण घटनाएं उठानी है, आगे बढ़ना है। के साथ ही मौत के पश्चात जो है उपेंद्र शाह शासक बना, और ये उपेंद्र शाह जो शासक बना ये भी मात्र 9 महीने के लिए शासक बना, 9 माह के लिए शासक बना। 1716 में ये शासक बनता है, और उत्तराखंड का जो आपका टिहरी का जो राज्य अभिलेखागार है, अभिलेखागार है मतलब जो टिहरी में जो आपका इंस्क्रिप्शन रखने का जो प्लेस है, ठीक है, जो म्यूजियम बनाया गया है, उस म्यूजियम से हमें जो है एक घोषणा पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें ये लिखा गया है कि ये उपेंद्र शाह था, इसने लगभग 9 महीने तक शासन किया था, और 9 महीने के बाद क्या हुआ, बगवाल के दिन, यानी बगवाल का मतलब होता है दीपावली, दीपावली के दिन इसकी मौत हो गई। बाकी इसके बारे में कुछ निकल के नहीं आता है उपेंद्र शाह के बारे में कि इसकी मतलब मौत के साथ जो है इसने 9 महीने में क्या काम किया, कोई प्रमाण नहीं मिल के आता है। हमें केवल ये पता चलता है कि इसके शासनकाल की एक, हमें इसके शासनकाल की तो नहीं कहेंगे, कहेंगे तो हम फतेह शाह के शासनकाल की हमें मुद्राएं प्राप्त हुई है। बताया जाता है कि मुद्रा का मतलब था क्वाइन, क्वाइन आपके कैसे, जिसमें 8 कोने हैं, क्वाइन जिसमें आपके कितने 4 कोने हैं, तो एक चौकोर और एक अष्ट कोणीय मुद्रा की प्राप्ति हुई है। और उस चौकोर मुद्रा, अष्टकोणीय में तो नहीं, लेकिन जो चौकोर मुद्रा है उस चौकोर मुद्रा में किसका नाम, फतेह शाह और उपेंद्र शाह का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन वो मुद्रा उपेंद्र शाह ने चलाई, इसके प्रमाण नहीं है, वो मुद्रा शायद फतेह शाह ने चलाई होगी, फतेह शाह ने उसमें उपेंद्र शाह का नाम लिखा है, ठीक है। तो दो आपकी ये चीजें हो गई आपकी इस उपेंद्र शाह से रिलेटेड, बाकी कुछ नहीं है। अब जो महत्वपूर्ण सेक्शन निकल के आता है वो निकल के आता है आपका कौन, ये प्रदीप शाह। और इस प्रदीप शाह के बारे में भी मैं आपसे देखा होगा कि उस प्रदीप शाह के बारे में मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं जब मैं चंदों की बात कर रहा था, ठीक है। प्रदीप शाह का अगर मैं दौर देखता हूं तो प्रदीप शाह के दौर में आपका जो है 2 पार्ट्स में दोबारा डिवाइड कर रहा हूं मैं इसको, आप लोगों को जो है लग रहा होगा कि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है बार बार, ठीक है। मेरी भी मजबूरी है, मैं चाहता हूं कि आपको जो है थोड़ा क्लियर हो जाए, आप अंदर ना पढ़ के जो है, जो मैं जो स्लाइड में मैंने 2 सेक्शन बनाया है, इन सेक्शन से आपको दिमाग में आ जाए कि जब ये शासक बना तो इसके शासन के जो है सत्ता इसके हाथ में दी थी, इसकी माता के हाथ में, ठीक है। तो प्रदीप शाह जो कि इस पंवार वंश का कौन सा शासक था, 51वां शासक था। अब क्या ध्यान रखोगे यहाँ से कि यहाँ से 51 से लेके 60 तक, यानी टोटल कितने शासक आएंगे, 10 शासक आएंगे। इनके क्रम का नाम, इनका क्रम आपको याद रखना है। ये क्रम मैं पूछूंगा, एग्जाम में भी पूछूंगा, शनिवार के पेपर में भी पूछूंगा, मैं पहले बता रहा हूँ, और ये आपका ग्रुप सी के पेपरों में भी पूछा जाता है ये क्रम, ठीक है। तो इसका विशेष ध्यान रखोगे आप लोग कि यहाँ से 51 से लेके जिन शासकों का क्रम आपको याद रखना है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले, ठीक है, कि जिनके क्रम हम मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो क्रम मैं आपको बता भी चुका हूँ, और उन चीजों का आपको खुद भी ध्यान रखना है। तो जब आपको पहले बताया जा रहा है कि क्रम रखना है याद, तो रखना है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है 51 से लेकर 60 तक आपको बिल्कुल सीरियसली याद होना चाहिए। बाकियों में जिनमें मैंने 37 लिखाया है, या किसी में मैंने लिखा होगा, जैसे इससे एक शासक आपका प्रतिशत था, किसी में मैंने टाइम पीरियड वो लिखा हुआ कि ये इसका
नंबर ये था। तो नंबर जिनके आगे मैंने नंबर लिखे थे उसके नंबर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, प्रदीप शाह की अगर बात करता हूँ तो प्रदीप शाह के बारे में बताया जाता है कि उपेंद्र शाह की मौत के पश्चात जो है आपका प्रदीप शाह डायरेक्ट शासक नहीं बना था। प्रदीप शाह से पहले भी कोई शासक बना था, वो था आपका दिलीप शाह। ये वही दिलीप शाह है जिसको राजगढ़ी का क्षेत्र सौंपा था किसने? महिपति शाह ने। ठीक है, तो इस दिलीप शाह का पुत्र था ये आपका प्रदीप शाह। ठीक है, उपेंद्र शाह ये समझ लो कि उपेंद्र शाह का भाई और आपका कौन है? दिलीप, ये चाचा है आपका दिलीप शाह। ठीक है, और इस दिलीप शाह का बेटा है आपका प्रदीप शाह। ठीक है, तो यहाँ पे रिश्तेदारी मत करना, क्यों? क्योंकि फिर कंफ्यूजन होगा। तो कुल मिला के आपको ध्यान रखना है कि प्रदीप शाह जो है आपका दिलीप शाह की मौत के पश्चात आपका शासक बनता है। दिलीप शाह शासक बनता है लेकिन इसकी भी मौत हो जाती है तुरंत। कहते हैं कि शासक बनते हैं 2 से 3 महीने के अंदर इसकी मौत हो जाती है। मौत का रीजन नहीं दिया गया, इसी वजह से पवार की जो वंशावली है उस वंशावली में दिलीप शाह का नाम ही नहीं आता है। क्यों? क्योंकि 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए शासक बनना और उसके बाद जो है निकल जाना, मर जाना, तो लोग इतिहासकारों को भी लगा कि ये जो है इसमें जो क्रम है आपका किसका शासकों का उसमें रखना उन्होंने ठीक नहीं समझा, इसी वजह से इसका नाम नहीं आया। लेकिन उपेंद्र शाह के बाद जो शासक बना दिलीप शाह बना, लेकिन दिलीप शाह जैसे ही बनेगा, दिलीप शाह के मरने के बाद उसका बेटा प्रदीप शाह शासक बनेगा, जिसके बारे में बताया जाता है कि वो अल्प वयस्क था, बहुत छोटा था जब इसके पिता की मौत होती है। ठीक है, तो मौत के पश्चात जो है अब इसको शासक बनाना तो था ही, क्योंकि ये परंपरा थी। तो बताया जाता है कि इसके बाद जब प्रदीप शाह को शासक बनाया जाएगा तो प्रदीप शाह को शासक बनाने के बाद उसकी जो माता थी, जो कि कहाँ की थी? कांगड़ा की आपकी राजकुमारी थी। उस कांगड़ा की राजकुमारी जिसका नाम है जिया कनक देवी, उस जिया कनक देवी के संरक्षण में आपका इसको शासक बनाया जाए। यहाँ होंगे आपका प्रदीप शाह का जो प्रारंभिक दौर है 1716 से लेकर 1729 का दौर है, ये वो दौर है जिसमें एक संरक्षिका के तौर पर इसकी माता जिया कनक देवी, जिसको कटरायणी देवी भी कहते हैं, इस कटरायणी देवी के संरक्षण में शासक बनाया जाएगा। और ये जो जिया रानी का जो ये जिया कनक देवी का जो दौर है, इस जिया कनक देवी के दौर को जो है रानी राज के नाम से जाना जाएगा। यानी किसी रानी ने राज किया आपका लगभग कितने साल? 13 साल 14 साल। तो इस रानी राज के नाम से इसको जाना जाएगा। और इस रानी राज में उत्तराखंड के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी। अब घटनाएं क्या होंगी कि देखो, ये जिया रानी जो थी, ये जिया कनक देवी जो थी, ठीक है, जिसको कटरायणी देवी मैं कह रहा हूँ, तो होता है ना आपके अपने माई के पक्ष। कनेक्ट रे मेरा मुकड़ा छोड़ दीदी। किसको कनेक्ट कर रहा है? मैं कनेक्ट से बाहर हो गया था यार। क्यों? इसने वहां से वाईफाई खोला, मेरा ये ऑन था और डिस्कनेक्ट हो गया। तेरा नेट खत्म क्या? जो है क्या होगा? गुंडा राज हो जाएगा। और इस गुंडा की जो जड़ थी वो थी आपके कौन? कठैत। इसी वजह से इसको जो है क्या कहते हैं? कठैत गर्दी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आपको पता है कि कुमाऊं के क्षेत्र में आपकी क्या हुई थी? गेंडा गर्दी हुई थी, आप सभी लोगों को पता है। ठीक है, और वहां पे जो है आपका गेंडागर्दी भी लगभग इसी टाइम पे हुई थी। कौन बताएगा मेरे को किसके शासनकाल के दौरान हुई थी गेंडागर्दी, और कौन कौन वो लोग थे जो गेंडागर्दी में सम्मिलित थे? बताओ जरा। देवी चंद के दौर में नहीं थी कठैत गर्दी, उससे पहले हुई थी। टाइम पे
हाँ, देवी चंद की हत्या के बाद कठैत गिरदी आई, वो गैंडा गिरदी आई थी, गैंडा गिरदी, ठीक है, जिसमें आपका दो पिता पुत्र की जोड़ी थी, एक का नाम क्या था आपका माणिक बिष्ट था और एक का नाम पूर्णमल बिष्ट था, ठीक है। तो उसी तरह की जो है आपकी गुंडागिर्दी उत्तराखंड के गढ़वाल के क्षेत्र में भी आती है उसी दौर में, ठीक है। रानी राज के दौर में मैंने बता दिया सादर सिंह कठैत एक व्यक्ति है जिसके 5 पुत्र हैं और ये पुत्र उत्तराखंड में आतंक मचा देते हैं, गढ़वाल के क्षेत्र में आतंक मचा देते हैं। बाद में रानी को भी एहसास होने लगता है कि मेरे से गलती हो गई है और अब जब ये रानी के काम में इंटरफेयर करने लग गए तो अब ये जो रानी है आपकी, जिसको हम क्या कह रहे हैं कटारिणी रानी कह रहे हैं या जिया कनक देवी कह रहे हैं, ये कनक देवी क्या करने वाली है, आपका जो डोभाल और खंडूड़ी दल है उत्तराखंड के गढ़वाल के क्षेत्र में, वहां पे कौन सा दल था आपका, वहां पे आपका दल हुआ करता था पंतों का, ठीक है, या वहां पे जो दल हुआ करते थे वो हड़त्यालों का दल हुआ करता था, ठीक है, वहां पे महारा का दल हुआ करता था। तो यहाँ पे जो दल हुआ करता था उस दौर में वो था आपका डोभाल और खंडूड़ी जाति का। तो खंडूड़ी जाति का जो ये दल है, इस दल की सहायता से, इस डोभाल जाति की सहायता से ये जो लेडी है ये इन 5 भाइयों का अंत करेगी पौड़ी के पंचभैया खाल में। जगह का नाम है पंचभैया खाल और पंचभैया खाल में इन 5 को मार दिया जाता है और इस कठैत गर्दी को खत्म कर दिया जाता है। तो प्रदीप शाह के शासनकाल का जो प्रारंभिक दौर है उस प्रारंभिक दौर में इसकी जो माता थी उस माता के द्वारा एंटर कराए गए लोगों का अंत आपका हमें करना है, जिसको हम क्या कहते हैं कठैत गर्दी कहते हैं, जिसमें जो प्रमुख है आपका सादर सिंह कठैत, उसके बेटे हैं, ठीक है, उसके बेटों का रोल है, तो उसका हमें क्या करना है अंत करना है। ये था आपका सादर सिंह कठैत, ठीक है, कठैत। अब अगर मैं बात करता हूँ प्रदीप शाह की, तो अब मैं अदिति नहीं, मैं पूछता हूँ काजल से। काजल आप बताओ मेरे को कि इस प्रदीप शाह के शासनकाल के दौरान क्या आपका एक बहुत महत्वपूर्ण हमला हुआ था गढ़वाल के क्षेत्र पर, बता सकते हो कौन सा हुआ था? है नेट करो फिर डिस्कनेक्ट हो जा रहा हो मेरे में तो वाईफाई ऑन और का चल कर निकल ले कनेक्ट फिर कनेक्ट करेंगे। नहीं कर रही हो जाओ श्रीमान गुजुम करो। अच्छा ये पापा ने काम गढ़वाल, ठीक है यजमान बताओ तो जल्दी बताओ। पवन आओ तो पवन, रश्मि को भी यार, रश्मि, पवन या रश्मि जो भी है। पवन आपका माइक खुल गया, बताओ किसका हुआ था? उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार हुआ ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। उत्तराखंड के इतिहास में ऐसी बड़ी घटना हुई जो पहली बार हुई, पहली और अंतिम घटना के तौर पे भी याद किया जाता है। सर वो रोहिलों का आक्रमण हुआ था। रोहिलों का बिल्कुल सही कह रहे हो। तो मैं जब एग्जाम होगा तो मेरे को बता देना, मैं दरवाजे के बाहर खड़ा रहूंगा, ठीक है, मैं वहां से इशारा कर दूंगा कि हाँ ये हुआ था, ठीक है। उसके बाद सर्किल करना, एकदम नहीं करना सर्किल, गड़बड़ जाएगा नहीं तो। थोड़ा ध्यान रखो भाई, मैं बता रहा हूँ, अभी याद कर लो इस चीज को। बहुत अभी ना, अभी तुम लोगों को सब हल्का लग रहा होगा, ठीक है, और जब एग्जाम में बैठोगे तब तुम्हें याद आएगी कि हाँ यार सही कहा था बंदे ने। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ थोड़ा सा समझ जाओ, जो भी बच्चे हैं जो ध्यान नहीं करें पढ़ाई में। तो अब हमें क्या करना है, रोहिला आक्रमण कराना है। वो रोहिला आक्रमण भले ही गढ़वाल के क्षेत्र में नहीं होता है, वो रोहिला आक्रमण भले ही जो है कुमाऊं के क्षेत्र में होता है। और कुमाऊं का जो शासक था उस टाइम वो था आपका कौन था, कल्याणचंद फोर्थ, ठीक है। कल्याणचंद चतुर्थ के शासनकाल के दौरान आपको पता होगा कि एक शासक है आपका, ठीक है, जिसका नाम क्या था, हाफिज रहमत खान, आपका रोहिला सरदार था। उस रोहिला सरदार के द्वारा कुमाऊं के क्षेत्र पे हमला कर दिया गया। उस हमले में आप लोगों को पता होगा कि काशीपुर का क्षेत्र आपका, उसके बाद काठगोदाम का क्षेत्र, ठीक है, काठगोला का क्षेत्र जिसको हम कहते हैं, काठगोदाम का क्षेत्र हो गया, भीमताल का क्षेत्र हो गया, रुद्रपुर का क्षेत्र हो गया, वो सारे क्षेत्र जो है किसके द्वारा जीत लिए गए, रोहिला सरदार के द्वारा जीत लिए गए। अब रोहिला सरदार जब इस आक्रमण में जो है क्या करेगा, आपका इस क्षेत्र को जीतेगा तो वो अल्मोड़ा की तरफ बढ़ेगा। और अल्मोड़ा की तरफ बढ़ते हुए जब अल्मोड़ा के आसपास वो पहुंचेगा तो अल्मोड़ा को जो शासक था, जिसका नाम आपका क्या था, कल्याणचंद फोर्थ था, वो कल्याणचंद फोर्थ डर के मारे बिना लड़े ही जो है कहाँ पहुंच जाएगा, लोहबा के क्षेत्र में पहुंच जाएगा, ठीक है। और गैर मांडा क्षेत्र भी कहते हैं, लोहबा के एक क्षेत्र जिसको गैर मांडा कहते हैं, उस गैर मांडा क्षेत्र में क्या कर जाता है, एंटर कर जाता है। गैर मांडा के क्षेत्र में जब वो एंटर करेगा तो वहां पे जो है आपका वंशीय शासक प्रदीप शाह क्या करेगा, उसकी मदद करेगा, उसको शरण देगा। और प्रदीप शाह को शरण देने के बाद जो है उसकी सहायता की बात भी कहेगा कि ठीक है तू मेरे पास आ गया है, अब मैं तेरी सहायता भी करने वाला हूँ, चाहे मुझे किसी बंदे के साथ युद्ध करना पड़े,
तो ये जो आपका रोहिलाओं का जो आक्रमण हुआ था, आप सभी लोगों को पता है कि रोहिलों ने उत्तराखंड के क्षेत्र में उस दौर में 2 आक्रमण किए थे। एक आपका 1743 1744 में हुआ था और एक 1745 में हुआ था। ठीक है, तो इन दोनों आक्रमणों में जो पहला आक्रमण है वो उस आक्रमण की बात कर रहा हूं जो 1743 43 44 में हुआ था। तो इस आक्रमण में आपको बता दिया कि चंदों का शासक आपका कौन, कल्याण चंद फोर्थ आपका कहां पहुंच गया, लोहाब क्षेत्र के यानी पिंडर नदी घाटी का जो लोहाब गढ़ी क्षेत्र है उसमें जो है पहुंच गया, गैर मांडा में पहुंच गया और गैर मांडा में इसकी मदद कर दी किसने, प्रदीप शाह ने। अब जब प्रदीप शाह इसकी मदद कर रहा है तो प्रदीप शाह मदद के बाद जो है इसके साथ मिलेगा और एक गुटबंदी करेगा और ये उत्तराखंड के इतिहास की पहली गुटबंदी थी। आप लोगों ने देखा होगा कि हमेशा ये कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते रहे चंद और पवन, कभी इनके बीच में आपको ऐसी घनिष्ठता नजर नहीं आई कि किसी तीसरी शक्ति को रोकने के लिए, ठीक है, किसी तीसरी पावर को रोकने के लिए इन्होंने आपस में क्या किया, सिग्नेचर किया, कोई ट्रीटी की होगी। लेकिन यहाँ पे आपका प्रदीप शाह और आपका किसके साथ जो आपका ये कल्याण चंद फोर्थ है, इन दोनों की ट्रीटी होगी, ये दोनों एक संधि करेंगे और इस संधि के तहत बोलेंगे कि अब हम दोनों राज शक्तियां मिलकर, चाहे चंद हो चाहे पवार हो, हम जो है रोहिलों का सामना करेंगे मिलकर। ठीक है, रोहिलों का सामना करते भी है मिलकर। आपको पता है बोरोरा का जो क्षेत्र है, कोसी नदी घाटी का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र पे जो है आपका हमला होता है जब रोहिलों का, तो ये लोग लड़ते हैं उसके साथ, लेकिन कोडोरा बोरोरा का युद्ध ये हार जाते हैं। उसके बाद ये गरुड़ बागेश्वर में लड़ते हैं, गरुड़ बागेश्वर में ये हार जाते हैं। तो धीरे धीरे ये जो है पीछे की तरफ हटते हैं, पीछे की तरफ हटते जब ये चमोली की सीमा के आसपास पहुंच जाते हैं कौन, रोहिले, तो प्रदीप को एहसास हो जाता है कि अगर हम युद्ध में ऐसे डटे रहे तो कहीं मैं अपना श्रीनगर का क्षेत्र भी ना खो बैठूं। तो यहीं पे जो है आपका प्रदीप को एक संधि करनी पड़ती है आपका रोहिलों के साथ, और उस संधि के 3 महीने निकल के आते हैं, 3 चीजें निकल के आती हैं। वो 3 चीजें रोहिलों के साथ आपको पता है क्या थी, वो 3 चीजें थी कि पहला जो सेक्शन था उस सेक्शन में जो है आपको पता है कि जो पंवार वंशीय शासक था, वो पंवार वंशीय शासक आपका कल्याण चंद फोर्थ को लगभग 3 लाख रुपए देता है और 3 लाख रुपए देने के बाद जो है वो 3 लाख रुपए दे दिए जाते हैं किसको, आपका रोहिला सरदार। ठीक है, तो इस वजह से रोहिला आक्रमण वहां पे रुक जाता है। एक कहानी तो ये हुई, भले ही जो है उसने पैसा उसको जो है उधार के तौर पे दिया हो किसको, कल्याण चंद फोर्थ को। दूसरा, कल्याण चंद फोर्थ जो था, कल्याण चंद फोर्थ को ये कहा जाता है कि अब तू जो है अपने क्षेत्र से जो है लगातार हमें क्या करेगा, टैक्स देगा, और लगभग ये टैक्स जो है 60,000 रुपए पर ईयर आपका, इन्होंने क्लियर कर लिया कि 60,000 रुपए पर ईयर आपको टैक्स देना पड़ेगा रोहिलों को। 2 शर्तें तो ये थी। तीसरी शर्त रोहिलों ने रख दी इनके पास कि ठीक है, फ्यूचर में आप लोग गढ़वाल या कुमाऊनी लोग कभी एक साथ मिलकर युद्ध नहीं करोगे, यानी गढ़वाल का राजा कभी कुमाऊं के राजा साथ नहीं देगा। ये आपका हुआ और यहीं से जो है कहीं ना कहीं आपका कल्याण चंद चतुर्थ को उसका साम्राज्य वापस मिल गया। ठीक है, तो लिखा भी है इसमें, देखो, उत्तराखंड के गैस की प्रथम घटना है जब किसी तीसरी शक्ति का सामना करने के लिए गढ़वाल के पंवार वंश और कुमाऊं के चंद शासकों ने आपके किसी तीसरी शक्ति पर क्या किया था, संयुक्त अभियान किया था। अब आप लोगों को पता होगा कि जो ये रोहिला आक्रमण था ये अभी कुमाऊं का है आक्रमण। ठीक है, यहाँ पे हाफिज रहमत खां और हाफिज रहमत खां का जो आपका नेतृत्व करता था जिसका नाम था आपका नजीब खां, ये नजीब खां या नजीबर खां जिसको हम कहते हैं, ये नजीबर खां जो 47 में फिर दून घाटी पर हमला करेगा और दून घाटी पर क्या करेगा, हमला करने के बाद दून घाटी को लूटेगा। तो ये आपका, अगर आप ना भी याद रखो ये वाला सेक्शन, तो इसमें कोई वो नहीं है, क्यों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपका आक्रमण निकल के नहीं आता है ये वाला। अब है आपकी एक पुस्तक, ठीक है, मेधाकर शर्मा आपका, इसका जो है बताया जाता है कि दरबारी कभी हुआ करता था, किसका, इसी बंदे का आपका, जिसका नाम हम क्या कह रहे हैं, ये प्रदीप शाह कह रहे हैं। इस प्रदीप शाह के दरबार में आपका कौन निवास करता था, मेधाकर शर्मा निवास करता था। और इस मेधाकर शर्मा ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि उत्तराखंड के क्षेत्र पर मलेच्छों, ठीक है, मलेच्छ वर्ड यूज किया है रोहिलों के लिए, कि मलेच्छों ने कुमाऊं के क्षेत्र पर हमला किया था और इस मलेच्छों के हमले में प्रदीप शाह ने फोर्थ की क्या की थी, मदद की। ये कौन कह रहा है, रामायण प्रदीप कह रही है। रामायण प्रदीप किसने लिखी है, मेधाकर शर्मा ने लिखी है। पुरानी किताबें उठाकर देख लो, कई बार ये किताब पूछी गई एग्जाम में कि रामायण प्रदीप किसने लिखी है, तो रामायण प्रदीप लिखी है मेधाकर शर्मा ने। और मेधाकर शर्मा ने इसमें कहा कि उत्तराखंड के कुमाऊं के क्षेत्र पर किसका हमला हुआ था, आपका मलेच्छों का हमला हुआ था, यानी रोहिलों का हमला हुआ था। और इस रोहिलों के हमले में प्रदीप शाह ने किसकी मदद की थी, कल्याण चंद फोर्थ की मदद की थी। और यहीं से आपका उत्तराखंड के इतिहास में मौलाराम तोमर की एंट्री हो जाएगी। आप लोगों को पता है कि मौलाराम तोमर का जन्म शायद 1733 के आसपास हुआ था। ठीक है, और अब यहाँ से लगभग जो है ये लगभग 100 साल जिएगा, पूरा 100 साल तो नहीं, लेकिन 1800
43 तक जीता है मेरे ख्याल से, 1800 नहीं 33 तक जीता है सर, 1833 तक जीता है और 1743 में पैदा होता है ना। हाँ, तो अब मौला राम तोमर जो है आपकी एंट्री होने वाली है चंदों के पंवारों के दरबार में। तो ये वो बंदा है आपका प्रदीप शाह जिसके दरबार में मौला राम तोमर की एंट्री होगी। तुमर जिसको लिखते हैं किताबों में, अब तो हम तोमर पढ़ रहे हैं नई किताबों में, लेकिन जो पुरानी किताब है उसमें तुमर लिखा है। तो मौला राम तुमर की एंट्री होगी और इस मौला राम तुमर के द्वारा फिर के लगभग 7 से 8 शासकों का दौर देखा जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी एक स्लाइड, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड थी आपकी और आपको याद रखना। ठीक, आज मैं इतना ही रखता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि डेटा बहुत ज्यादा हो जाएगा आपका। तो आपको क्या करना है कि ये जो 3-4 स्लाइडें मैंने आपकी डिस्कस की हैं, इन स्लाइडों को मैं पहले ही नाम बता रहा हूँ कि कल मैं किससे पूछने वाला हूँ। तो कल क्लास में ऐसा ना हो अब्सेंट, पूजा, सुभाष हो गया, पूजा हो गया, शुभम हो गया, सनोज सिंह रावत हो गया। ठीक है, आपका एक पवन आपसे पूछूंगा और काजल हो गई। ठीक है, आप बाकी लोगों का मुझे लगता है अदिति, टीना बलूनी हो गई, दीप्ति बलूनी हो गई, रश्मि कुबियाल, रश्मि का नाम भी नहीं आया मेरे ख्याल से, रश्मि भी ज्यादा से पूछा नहीं, रश्मि आप ही ध्यान रखोगी, कल पूछूंगा। और बाकी जिनसे पूछा है वो ये ना समझे कि आज हम पूछ लिया तो हमसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, कल दोबारा क्लास लगाऊंगा क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि इनमें से जो है कई लोग जो है आपका जवाब नहीं देंगे क्योंकि जवाब आप ही 4 दे रहे हो। मैं 4 को इसलिए फेस करता हूँ, 3-4 को इसलिए फेस करता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो फेस के लायक है। आप लोग को अगर चाहे वो अदिति हो, चाहे वो अरविंद हो, चाहे वो क्या नाम है इसका रश्मि हो, और राहुल का भी नाम लूंगा मैं, ये लड़का भी पढ़ने लगा है। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में उसको ट्विन करने में दिक्कत हो रही थी मेरे साथ, तो अब वो भी एंट्री मतलब उसका भी ठीक लग रहा है परफॉर्मेंस, उसके नंबर भी ठीक आ रहे हैं। तो ये जो बच्चे हैं आपके, जैसे ही बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, पूजा थोड़ा मेहनत करो, मैं पहले बता रहा हूँ। आप ना किताबें इकट्ठी करके कुछ नहीं मिलेगा, मैं बताऊँ रद्दी के भाव हो जाएंगी किताबें। तो थोड़ा सा जो है जब किसी अगर टाइम दे रही हो यहाँ पे तो थोड़ा सा उसको फॉलो करना भी सीखो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि देखो आप पीसीएस सिविल की तैयारी कर रहे हो, आप आईएएस की तैयारी करो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन आईएएस के चक्कर में कई लोग साधु बन जाते हैं और पता चलता है कि बाद में आईएएस भी नहीं बने। ठीक है, और फिर जो है बाद में जो है ग्रुप सी के पेपर देता है यहाँ पे। तो बेटर है कि अपने लिए ना अपना मोटो बहुत अच्छा है आपका, चाहे ओडीटी हो चाहे पूजा, कि आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो, आप अच्छे टारगेट आपने जो है अपने लगा रखी कि मुझे आईएएस बनना है, बहुत अच्छी बात है, भगवान करे आप बन भी जाओ। ठीक है, लेकिन अपने लिए ना उस टारगेट के अलावा जो है ये जरूर ध्यान रखना साइड में कि अगर इन केस भगवान न करे 1% मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो उस केस में मैं क्या करूंगी। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि जो आईएएस की तैयारी करते हैं, ठीक है, वो आईएएस की तैयारी करते हैं और भूल जाते हैं कि मुझे जो है पीसीएस का एग्जाम भी देना है, पीसीएस छोड़ देते हैं। मैं कई लोगों के एग्जाम्पल बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, तो वो क्या करते हैं पीसीएस के एग्जाम छोड़ देते हैं और उनको लगता है कि छोड़ो पीसीएस कोई एग्जाम है, ठीक है, या फिर ये 4200 कोई पे ग्रेड होता है, 4800 कोई पे ग्रेड होता है, ना जी पीसीएस 5400 कोई पे ग्रेड होता है, मैं तो जो है आईएएस बनूंगा। भैया आईएएस ठीक है, मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा आपका एग्जाम है देश का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है बाकी एग्जामों को छोड़ दो। सारे आईएएस नहीं बनते हैं, आप देख लो 750-800 जो है पद निकल रहे हैं, उन पदों में भी जो है कितना रगड़ा जाता है आदमी को, उसके बाद वो बनता है। और वो हमारी क्रीम है वहां पे बन रही है, जो लड़के ये बन रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप तैयारी करो, मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको जो है बता रहा हूँ कि आप अच्छी प्रिपरेशन करो, लेकिन अपने लिए एक अल्टरनेट जरूर रखना। क्यों? क्योंकि दिल्ली में जो बंदे जो है आईएएस की तैयारी के लिए जाते हैं, अपना घर बार छोड़ के आईएएस नहीं बन जाते और बताते हैं बाद में बाबा बन जाते हैं। बाबा इन द सेंस क्या, दूसरे बंदे को सलाह देने के लिए। कुछ लोग होते हैं ना कि खुद का सिलेक्शन नहीं होता है, बाद में दूसरे को सलाह देते हैं, अरे क्या आईएएस की तैयारी करने आ रहा है, वो अपनी संगति में फिर 8-10 लोगों को और लेता है, तो इनका एक ग्रुप बन जाता है। दिल्ली में कभी मुखर्जी नगर जाओ, ऐसे कई मिलेंगे आपको, जैसे वो है ना आपका कौन है वो मुरली कन्हैया कुमार जैसे, ठीक है, कई लोग आपको दिल्ली में मिल जाएंगे मुखर्जी नगर में, जिनका जीवन ही वहां चला गया तैयारी करते करते। तो है मतलब वो दौर था कि वो आईएएस की तैयारी कर रहे थे, छोटे मोटे एग्जाम देके नहीं। अब स्थिति ये हो गई कि ना एज रही ना कुछ रही, और अब जो है एग्जाम देने के लायक ही नहीं रहे। तो एग्जाम टारगेट करो, लेकिन मैंने बताया ना कि कई बार जो है आपको बड़े टारगेट के साथ जो है अपना छोटा टारगेट भी रखना पड़ता है। आपने देखा होगा कई उत्तराखंड में कई लोग पीसीएस बने और पीसीएस बनने के बाद ही आईएएस भी बने। ठीक है, उन्होंने एकदम नहीं अचीव किया। आपने मुक्ता और युक्ता दोनों का नाम सुना होगा, दोनों बहनें जुड़वा ट्विंस हैं, दोनों एसडीएम बनी एक साथ। जिस बैच में मेरी बहन वंदना बनी थी उसमें जो है दोनों का एक साथ सिलेक्शन हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं था कि युक्ता मुक्ता पहले नौकरी नहीं कर रही थी, उन्होंने भी जो है पीसीएस में जो है इससे लोअर रैंक पे काम किया, उसके बाद उन्होंने अचीव किया।
ठीक है। तो बड़ा पाने के लिए ऐसा नहीं है कि पहले आपको सीधा बड़ा ही मिले सबसे पहले, ठीक है। किसी मिठाई को खाना है ना, तो पहले जो है पाव भर लो, उसको खाओ, ठीक है। ये नहीं कि 2 किलो मिठाई जो है देखते रहे बस खाऊंगी तो एक साथ ही खाऊंगी, वो काम मत करो, ठीक है। अचीव करने के लिए थोड़ा सा जो है अपने को भटकाओ मत, जगह जगह भटकाओगे तो उससे कंफ्यूजन होगा, ठीक है। बाकी मैं कल क्लास लूंगा, कल आपकी मैं टाइम पे लिंक भेज दूंगा आप लोगों, ठीक है। और इसको लगातार जो है प्रिपरेशन करते रहो, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। चलो फिर तो मुझे लग रहा है मेरा भाषण ज्यादा हो गया, सर शांत हो गए ना, है ना। बुरा लग रहा है भाई, बुरा मानना भी चाहिए, ठीक है। बुरा मानोगे तो हाँ क्या कर रहा हूँ अरविंद कुमार जी, ऐसा कुछ नहीं है, सही बात। थोड़ा सा जो है देखो अच्छी बात है, भगवान करे बन जाए, ठीक है। लेकिन सारे नहीं, तुम्हें पता है कि यहाँ पे जो है करोड़ों, यहाँ पे पॉपुलेशन देख लो लोगों की कितनी है, उस पॉपुलेशन में कितने पद आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद खुद देख लो ना, उत्तराखंड का एक छोटा सा एग्जाम देते हो आप, ठीक है। जब 25-26 पद आते हैं 2-2.5 लाख लोग बैठते हैं, ठीक है। IAS का जो एग्जाम है उसमें कितने बैठते हैं आपको बताइए, उसमें बैठते भी कम लोग हैं क्योंकि अटेम्प्ट कम होते हैं। तो बेटर है कि पहले प्रिपरेशन ऐसे करो, भटकाव नहीं होना चाहिए। अगर आप भटक रहे हो, आप इधर भी भटक रहे हो, आप उधर भी भटक रहे हो, 50 लोगों के पास जाओगे, 50 लोगों से मत लोगे तो 50 बातें निकल के आएंगी, ठीक है। आपका मन जो कहता है आपको उस मन से करना है जो करना है, दूसरों की बातों में नहीं आना। कंसल्ट सबसे सेलेक्ट वो लेना चाहिए कि हाँ सर आपको क्या लगता है, ये कुछ लगता है, लेकिन अल्टीमेटली आप करना आपको है, गोल आपको आप ही अचीव कर सकते हो। हम केवल आपको रास्ता दिखा सकते हैं कि यहाँ बेटे इस तरह से जाना है, उस तरह से जाना है, ठीक है। बाकी तो कल मिलते हैं। एक बड़ी बोर्ड जानो आ तो जाए हाँ ये बातें